आने में बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, पहला जो केस था वो आप लोगों ने देखा था, ट्रॉमा का केस है। और इसमें जो एपी व्यू है उसमें बड़ा टिपिकल एक वो जो ट्रायंगुलर साइन होता है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा होता है। मतलब जो ल्यूनेट होती है नॉर्मली आपको स्केफोल्ड के साथ सही ओवरलैप नहीं होती, इसके साथ वो सही तरीके से नजर आ रही होती है। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें जो इसकी अपेयरेंस है वो ट्रायंगुलर हुई हुई है। और जब आप लेटरल व्यूज के अंदर देखते हैं तो इसमें जो ये ल्यूनेट है जो इस जगह पे आपको आनी चाहिए नज़र, इसके साथ नीचे। और तो उसमें क्या हुआ है कि ये पूरी की पूरी जो ल्यूनेट बोन है ये अपनी अपनी ओरिजिनल लोकेशन से निकल के यहाँ पे आगे जा चुकी हुई है। तो अगर पूरी की पूरी यूनिट आगे डिस्प्लेस हो जाए और ये जो बाकी आपका रेडियस और बाकी कार्पस बोन्स का ओरिएंटेशन मेंटेन रहे, तो फिर हम इसको ल्यूनेट डिसलोकेशन कहते हैं। क्योंकि ल्यूनेट खुद डिसलोकेट हुई है, अगर ये रहे और बाकी आगे वाले और हो जाए तो फिर पेरिल्यूनेट होती है। लेकिन इसमें चूंकि ये खुद ल्यूनेट खुद आगे डिसलोकेट हो गई है, तो इसको हम सिर्फ जो है ल्यूनेट डिसलोकेशन ही कहते हैं। अच्छा, इस ल्यूनेट डिसलोकेशन की वजह से ये हो रहा है कि ये जो है वो आपका ये फिर इसी वजह से जो यूनिट की अपेयरेंस है वो इसके ऊपर भी ट्रायंगुलर हो चुकी हुई है। अच्छा, इसमें जो इसमें इसमें हाँ, इसके मैं पहले थोड़ा फीडबैक देता जाऊँ। इसमें मेजोरिटी माशाल्लाह लोगों ने जो है वो सही लिखा है। सोए चंद लोग हो गए जिन्होंने एक तो पेरिल्यूनेट लिखा है, दूसरा डिस्टल कार्पल इम्पैक्टेड फ्रैक्चर दिया है, वो भी नहीं है। क्योंकि विद विद लुक ये लाइन कई बार कॉमन आती है इसमें। ये जरूरी नहीं है कि ये फ्रैक्चर की लाइन हो। ये वाली जो लाइन होती है ये इसकी ग्रोथ प्लेट की फ्यूजन की लाइन कई बार इस तरह की नजर आ रही होती है आपको। तो वो कई दफ़ा ये आपकी ओरिजिनल फ्रैक्चर लाइन नहीं होती, तो आप इसमें सस्पेक्टेड फ्रैक्चर लिख दिया करें इस एग्जैक्ट कॉल करने की बजाय ना। और इसमें बाकी ये जो सारी बातें कि ल्यूनेट डिसलोकेशन थी, पेरिल्यूनेट नहीं थी। पेरिल्यूनेट इसमें यहाँ पे ल्यूनेट अपनी जगह पे होती है और ल्यूनेट के पेरी जो अगला पार्ट है वो आगे निकलता है। तो इसमें तो ये पूरी की पूरी ल्यूनेट जो है वो डिसलोकेट होकर आगे बढ़ी हुई है। तो जब ल्यूनेट खुद डिसलोकेट हो जाए तो फिर वो ल्यूनेट डिसलोकेशन है, उसको भी पेरिल्यूनेट नहीं कहते। तो क्योंकि कुछ लोगों ने इसको पेरिल्यूनेट लिखा हुआ था तो उनके लिए ये क्लियर करने के लिए। लेकिन मेजोरिटी ने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बिल्कुल पेरिल्यूनेट की बजाय ल्यूनेट ही लिखा था। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला केस था, ये चीज़ मेरे ख्याल है हम एक जरा तसल्ली से देखते हैं इसको कि इसमें फाइंडिंग जो मेन थी वो क्या थी। और इसकी जो मेन फाइंडिंग थी वो अगर आप इसको थोड़ा सा इलाज करते थे, और उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा थोड़ा इलाज करता हूँ, तो आप ये देख रहे हैं इसका जो पेरियोस्टियम होता है जो कि ये इसकी कॉर्टेक्स के बाहर वाली साइड पे होता है। क्योंकि वो पेरियोस्टियम कवरिंग जो एक होती है जो इसकी बोन के साथ चिपकी होती है। तो इसमें जो फीचर्स हैं वो पेरियोस्टाइटस के होते हैं। ठीक है, पेरियोस्टाइटस में ये होता है कि ये जो पेरियोस्टियल बोन है ये सारी की सारी आपने देखना है कि थोड़ी थोड़ी प्रोलिफरेट हुई हुई थी, ये सारी की सारी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। और ये जो इस फीचर होता है जिसमें पेरियोस्टियल और पेरियोस्टाइटस होता है, तो उसमें पेरियोस्टियल बोन की प्रोलिफरेशन होती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन की वजह से ना। तो इसलिए इसको जो है ये जो आपका फीचर होता है इसको आप सॉरी पेरियोस्टाइटस जो है वो कहते हैं। और दूसरा इसके अंदर उसके बाद उसके अलावा जो दूसरी फाइंडिंग थी वो उसमें आपकी छोटी छोटी जो इरोजन्स थी जॉइंट के अराउंड आप देख रहे थे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी थी, इस जॉइंट में भी थी, इस जॉइंट में भी थी। फिर ये वाला जॉइंट सारे का सारा इन्वॉल्व हुआ था, इसमें भी अगर आप देखेंगे तो जॉइंट की इरोजन थी। ये वाले ठीक थे, ये ठीक था। ये भी यानी कि मार्जिन में थोड़ी सी इरोजन्स थी, लेकिन ये जितना ये डैमेज जॉइंट था इतना फिर एक ये डैमेज जॉइंट था, फिर ये वाला जॉइंट भी डैमेज था, इसमें जॉइंट स्पेस भी कम हुई हुई थी थोड़ी सी हल्की सी। लेकिन मेनली जो प्रॉब्लम थी वो इरोजन्स थी। तो इसका मतलब ये था कि जो इसमें मेन पैथोलॉजी थी वो आपकी उसमें एक तो इन्फ्लेमेटरी इरोजन्स थी, या इरोजन्स आप कह लें भी ठीक है। और प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल और मेटाकार्पोफ्लेंजियल, ये मेटाकार्पोफ्लेंजियल और ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स के अंदर थी। उसके बाद दूसरी इसके अंदर जो फाइंडिंग थी वो पेरियोस्टाइटिस था जो मैंने आपको दिखाया था, कि जिसमें जो है वो आपके ये सारी सारी शाफ्ट के अंदर बोन की थोड़ी सी प्रोलिफरेशन हो रही थी। क्योंकि जो पेरियोस्टियम लाइनिंग होती है जो इसके बोन के बाहर वाली साइड पे होती है उसके उसकी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, यानी कि उसकी जो लाइनिंग की, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि वहां से जो है वो बोन प्रोलिफरेट करना शुरू कर देती है। और इसलिए इसकी ये जो सारी के सारी जो फीचर्स होते हैं, ये आपके जो फीचर्स हैं ये मेनली सजेस्ट करते हैं आपके सोराटिक आर्थराइटिस को। तो ये बेसिकली जो पेशेंट था ये सोराटिक आर्थराइटिस का पेशेंट था। और उसमें और ये यानी कि आपने याद रखना है कि अगर पेरियोस्टाइटिस होगा
और साथ जो है वो आपकी ये प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स की जो है, अगर आपको इसमें इरोजन्स मिलेंगी तो ये जो फीचर है ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर आएगी। और अच्छा, इसमें जो होता है ना कि एग्जैक्ट जॉइंट, इसमें मेरे जो अपना पॉइंट होता है ना वो ये होता है कि जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन ना, ये जो तीन जॉइंट्स है ना ये अल्टरनेट ही करते रहते हैं। तो गो की काफ़ी सारी बुक्स में और काफ़ी सारी चीज़ों में आपको इसकी प्रेफरेंस कुछ मिलती है, किसी में कुछ मिलती है। तो आइडियली ये होता है कि इसमें आप इसकी बजाय वो जो है वो आप सिंपल जो इसकी सारे के सारे कंसोर्शियम है फाइंडिंग्स का, उनको मिला के डायग्नोज बनाया करें। सिर्फ आप अगर ये करेंगे ना कि अच्छा प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट है, ये डिस्टल इंटरफ्रेंशियल जॉइंट है, इससे कई दफा आपको एग्जाम में भी हेल्प नहीं मिलती। और सिर्फ इतनी से कोई आर्थराइटिस पिक करना भी पॉसिबल नहीं है कि सिर्फ जॉइंट की डिस्ट्रीब्यूशन से आप अपने आर्थराइटिस को प्रॉपर पिक नहीं कर सकते। तो अच्छे आर्थराइटिस को पिक करने के लिए ज़रूरी है कि आपको जो जितने भी उसकी मेजॉरिटी इमेजिंग फीचर्स हैं, जिस तरह पेरियोस्टाइटिस है, पेरियोस्टाइटिस जो है प्लस इरोजन्स है। अब अगर उसमें सपोज करें कि एक वाला जॉइंट नहीं भी इरोड हुआ हुआ डिस्टल, तो हम उसकी फाइंडिंग्स को डिस्कार्ड नहीं कर देंगे कि नहीं जी नहीं, चूंकि ये डिस्टल इंटरफ्लेंशियल नहीं हुआ हुआ, तो चूंकि प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट हुआ तो इसलिए हम पेरियोस्टाइटिस को भी छोड़ दें, हम उसकी इरोजन्स को भी छोड़ दें, हम उसकी पेरियोर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया ना होने को भी छोड़ दें, और हम कहेंगे नहीं चूंकि ये वाला जॉइंट है तो हमने ये वाला इसके अंदर इसमें ये वाला आर्थराइटिस डाल देना। ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी। आर्थराइटिस के लिए जरूरी है कि आपने कंसोर्शियम के साथ चलना है, मतलब उसकी सारी की सारी फाइंडिंग्स को पहले देखें तसल्ली से कि कौन कौन सी फाइंडिंग्स है, और जब आप उन सारी की सारी फाइंडिंग्स को देखेंगे उसके बाद फिर जाके आपने एक डायग्नोसिस पे पहुंचना है कि मोस्ट लाइकली क्या है। जो सबसे बड़ी गलती आप लोगों की होती है वो यही होती है कि आप उसमें से किसी एक पॉइंट को पकड़ते हैं कि जी ये वाला फीचर होना चाहिए इसमें, ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा कि आप बाकी सारे फीचर छोड़ देते हैं। फिर आपको जोन सा किसी एक जॉइंट का फीचर नजर आता है, फिर आप कहते हैं कि चूंकि ये डिस्टल इंटरफ्लेंशियल जॉइंट में इन्वॉल्व होगा ये वाला आर्थराइटिस, तो लिहाजा ये वाला आर्थराइटिस है, जबकि उसके जो बाकी सारे फीचर्स हैं वो आपसे ना इंक्लूड इन होते हैं ना इंक्लूड आउट होते हैं। अब इसलिए इसमें आपके पास जो सिस्टेमिक आर्थराइटिस की फॉर्म थी, और दूसरा उसके अलावा इसमें सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग भी थी। आपने देखा होगा ये जो सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यू एरियाज थे जहाँ जहाँ जॉइंट हुए हुए थे, ये भी थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बल्कि से थे। तो इसलिए जो है ना इसमें आपने इसमें ये याद रखना है। और सोराइसिस में पेंसिलिन का अपेयरेंस बहुत एडवांस स्टेजेस में होती थी। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जब पेशेंट आपके पास पहले दिन प्रेजेंट करे तो वो पेंसिलिन का अपेयरेंस के साथ है। और बाकी इसमें जाहिर बात है कि इसमें तो सारे के सारे जॉइंट्स आपके इन्वॉल्व हैं, ये प्रॉक्सिमल डिस्टल और ये आपके लेकिन इसमें ये जो डोमिनेंट इन्वॉल्वमेंट है ये कार्पो मेटाकार्पल आपने देखी आप इस जॉइंट के अंदर, ये देखें ये पूरे का पूरा जॉइंट इसका उड़ा हुआ है। उसके बाद जो है आप ये वाला जॉइंट उड़ा पड़ा है इसका। उसके बाद ये डिस्टल इंटरफ्लेंजियल इधर का भी थोड़ा सा इन्वॉल्व हुआ है। ये सारे के सारे फीचर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट के हैं। और प्लस ये है कि जो इसकी ये जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट फाइंडिंग इसकी ये थी कि जो इसके पेरियोस्टियल एरिया था वहाँ पे आपको ये पेरियोस्टाइटिस की वजह से जो फोकल थिकनिंग के एरियाज, बोनी प्रोलिफरेशन के एरियाज मिल रहे थे, ये बड़ा टिपिकल इसका फीचर है। इरोजन इसमें है, बिल्कुल है, लेकिन पंच्ड आउट से मुराद ये तो नहीं है कि पंच्ड आउट का हम जहाँ पे वर्ड आएगा तो वहाँ पे लाजमी आपको जो है वो गाउट मिलेगा। गाउट के जो बाकी फीचर्स हैं वो तो कोई भी नहीं है, हैंगिंग एजेस नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें। और दूसरा उसके अलावा पेरियोस्टाइटिस कभी भी गाउट का फीचर नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ये सारी की सारी सॉफ्ट टिश्यू इन्वॉल्वमेंट है, फिर सॉफ्ट टिश्यू की स्वेलिंग भी है। तो इसलिए अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि सिर्फ एक पॉइंट पे आपने अपना कोई भी आर्थराइटिस डिसाइड नहीं करना। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि जो आर्थराइटिस है वो आपने यानी कि मुकम्मल जितने भी फीचर्स हैं वो सारे पहले आपने लिखे हों कि आपने अपनी फाइंडिंग्स में, और उसके बाद आपने उसको कंक्लूड करके एक डायग्नोसिस पे लेके जाना है। और सबसे जो प्रॉब्लमेटिक है वो यही है कि सबसे ज़्यादा आप लोग पढ़ते भी यही है और सबसे ज़्यादा गलत भी यही होते हैं। उसकी रीज़न कि आप लोग वही के बुकिश पिक्चर ढूंढ रहे होते हैं कि ये बुकिश पिक्चर नहीं थी तो लिहाजा जो है वो आपने देखा। इसमें आपने वो देखना होता है कि ज्यादा फीचर्स का बैलेंस किसके हक में है, कौन सी जो है वो आर्थराइटिस है जो कि ये फीचर्स मैक्सिमम देगा। तो इसमें आपको ये तो आइडिया है कि पेरियोस्टाइटिस का जो फीचर है प्लस इस तरह की इरोजन्स जो है वो सारी की सारी प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल मेटाकार्पोफ्लेंजियल ये सारी की सारी इन्वॉल्वमेंट, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये उसके अंदर आपको इंक्लूड करते हैं। अच्छा जी, इसमें दिया क्या था आप लोगों ने? हाँ, अच्छा अभी हम देखेंगे। आप लोगों ने काफी ने जो है वो मुख्तलिफ किस्म के दिए हुए, रोसेफ आर्थराइटिस, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, सार्कोइडोसिस और सोरियोसिस। हाँ सोरियोसिस दिया हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आमना ने दिया हुआ है। फिर है डॉक्टर सैरिश ने भी सोरियोसिस दिया हुआ है। फिर सार्कोइडोसिस है, फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म है, फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, फिर रोसेफ आर्थराइटिस है।
फिर उसके बाद आर्थराइटिस में ये वाला जॉइंट तो कभी भी इस तरह इन्वॉल्व नहीं होता है ना, वो तो ज़्यादा ये अगले वाले जॉइंट ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा ये, आप इसको तसल्ली से बोन्स की जो शैफ्ट्स हैं इनको भी आपने साथ एवेल्युएट करना है। आपका जो चेकलिस्ट है उसमें हर चीज़ होनी चाहिए, बोन्स। और फिर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको पता है जो भी अभी आपको पेशेंट दिखाएंगे उसमें वो लाजमी एक चीज़ जरूर दिखाते हैं आपको, वो क्या होता है, पेरियार्डिकल ऑस्टियोपेनिया। इसमें पेरियार्डिकल ऑस्टियोपेनिया वो कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है, ये सारे के सारे जॉइंट के अलाउंट जो इसकी वो है डेंसिटीज वो प्रिजर्व्ड है। फिर डॉक्टर बिनीश ने ठीक लिखा है, डॉक्टर सानिया ने ठीक लिखा है, उसके बाद जारा नस्ल ने ठीक लिखा है। नहीं डॉक्टर, हाँ जारा नस्ल ने नहीं, उन्होंने सैरकोइडोसिस लिखा है, वो सोरियासिस है डॉक्टर बिनीश ने और डॉक्टर सानिया ने। तो ये लोग सारे ठीक थे माशाल्लाह इसके अंदर। तो इसलिए ये याद रखना, अभी हमने और देखने काफी सारे आर्थराइटिस आ जाएंगे अभी आगे आगे। अच्छा ये पेशेंट है, और ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये समझ लें कि ये पेशेंट बिल्कुल ऐसी की ऐसी एक फिल्म जो है ना एग्जामिनर्स के पास भी पड़ी है। ठीक है, इसमें आपको डिस्प्लास्टिक बोन्स नजर आ रही है। सबसे पहली चीज जो है ना वो ये याद रखनी है कि इसमें डिस्प्लास्टिक बोन्स है, कि ये जो इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर है, इसका लेसर ट्रोकेंटर है, ये सारे के सारे एक्सपेंडेड है। उसके बाद क्या ये जो आपकी जो जो प्यूबिक बोन्स होते हैं क्या इस तरह की होती हैं इतनी एक्सपेंडेड, इस तरह की एक्सपेंडेड नहीं होती। ठीक है, ये जो इस तरह के फीचर्स है ना, ये टिपिकल जो आप लोगों को आदत है ना हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस देखने की, वो है कि आपको जॉइंट दिखाया जाए कौन सा, नी जॉइंट या कोई और जॉइंट जहाँ पे लॉन्ग बोन्स आ रही हैं, और वहां से वो ऑस्टिक वो वाले जो है ना एक्सोस्टोसिस बन के इधर उधर जा रहे हैं। ये याद रखना है कि अगर आपको इस तरह के जो थिक टन जो ग्रेटर और लेसर ट्रोकेंटर में मिलते हैं ना, तो ये भी एक्सोस्टोसिस होते हैं। ये जो मतलब डीफॉर्म डिस्प्लास्टिक से जो ट्रोकेंटर्स हैं, खासतौर पे अगर आपको फीमर का इमेज दिखाते हैं जिस तरह ये वाला इमेज आपको दिखाया है, ये दोनों साइडों पे जो है वो आपको ये, अगर आप इसको गौर से देखें तो दोनों साइडों के जो ग्रेटर ट्रोकेंटर है वो ठीक नहीं नजर आ रहे, उसमें डिस्प्लास्टिक चेंजेस हैं। और इसमें जो ये इसकी बोन, इसकी ये वाला सारा एरिया, और जो ये इंटरट्रोकेंटिक ट्रोकेंटेरिक एरियाज हैं ये वाले, ये सारे के सारे थिक एंड ब्रॉड से नजर आते हैं। और ये टिपिकल फीचर है मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस का। ये याद रखना है कि आपको चूंकि प्रैक्टिस में ये है कि आप लोग ज्यादा नी जॉइंट्स या इस तरह के जॉइंट्स पे ज्यादा फोकस रहते हैं, तो और इस तरह के जो पेल्विस के इसके अंदर है वो भी आप लोग यही समझते हैं कि वो बड़े बड़े जो हैं वो एक्सोस्टोसिस निकल के बाहर निकल रहे होंगे। तो पेल्विस के अंदर जो है ना वो आपके जो डिस्प्लेजिया है ना बोन्स का वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आता है एज कम्पेयर टू पूरे के पूरे एक्सोस्टोसिस। तो अगर आपको ऐसा एक पिक्चर नजर आए कि जिसको आप कहीं और एक्सप्लेन नहीं कर सक रहे, तो इसकी बजाय कि आप इसको दाएं बाएं इधर उधर घुमाए फिराएं, उससे बहुत बेहतर है कि आप इसको एक्सोस्टोसिस वाली लाइन पे भी जरूर सोचें कि क्या ये मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस हो सकता है या ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर जो था इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही थी कि इसमें आपके पास जो ये वाला पूरे का पूरा एरिया था। अगर मैं आपको इसको बड़े वो में करके दिखाऊं तो ये देखें, अब ये देखें किस तरह का इसके अंदर सारे का सारा वो बना हुआ है। और यहाँ से भी आपको ये थोड़ा सा बाहर वो जो है वो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा टाइप वो चीज नजर आ रही है। ये भी सारी की सारी डिस्प्लास्टिक है, ये इंटरप्रोकेंटेरिक रीजन दोनों साइडों के ब्रॉड थिकनेड है। उसके बाद ये जो प्यूबिक बोन्स हैं इनकी भी पूरे का पूरा, ये भी सारी बात बिल्कुल थिन रिम्स ही होती है। ये भी सारी की सारी जो है थिक ब्रॉड एक्सपेंडेड सी नजर आ रही हैं हमको। तो ये सारे के सारे फीचर्स जो थे इसमें याद रखना है, ये इमेज इसलिए मैंने लगाया हुआ है कि इसमें आपको, ताकि ये इसका ये याद हो जाए कि इस तरह का अगर आपको ये लार्ज बोन दिखाते हैं तो ये मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस दिखाना है। लेफ्ट फेमोरल नेक इसलिए आपको छोटी नजर आ रही है कि वो बेसिकली जो इंटरट्रोकेंटेरिक रीजन है वो ज्यादा एक्सपेंडेड नजर आ रहा है, इसकी वजह से वो आपको ये लग रहा है कि ये जो है ना नेक छोटा एरिया रह गया, जबकि ये बेसिकली नेक यहाँ तक आनी चाहिए थी, लेकिन जो ऊपर और नीचे वाले जो ट्रोकेंटर हैं लेसर और ग्रेटर उन्होंने काम ज्यादा खराब किया हुआ है। तो इसमें भी यही था कि किसी ने जो है वो वल्जन फ्रैक्चर दिया है, किसी ने मेटास्टैटिक डिपॉजिट दिया है, किसी ने सैक्रोइलाइटिस दिया है, कॉक्सा वेल्गा इम्पैक्टेड एक्सेक्रोलाइटिस। अच्छा मैं सिर्फ एक था जिन्होंने, हाँ ये डॉक्टर जिले हमारे बिल्कुल सही दिया, हेरिडिटरी मल्टीपल एक्सोस्टोसिस। और उसके बाद उन्होंने सजेस्ट किया है कि मैं ये कार्टिलेज के थिकनेस के लिए एमआरआई करवाएं। उसके अलावा फिर एक शायद और था, नहीं और कोई भी नहीं था। तो इसलिए ये आपने अब इमेज याद रखें कि अगर डिस्प्लास्टिक हेड नेक नजर आ रही है तो इसको आपने इसके डिफरेंशियल में जो है मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस जो है उसको भी जरूर डालना है। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद एक सेकंड दीजिएगा।
जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, इसमें जो पेशेंट था उसमें अब आपके पास, हाँ ये एक अच्छा पेशेंट था दोबारा। इसमें अगर आप ये सबसे पहले इसका एक्सरे देखें तो क्या था कि एक इसका जो है वो कोई खास ऑस्टियोपोरोसिस या उसका एलिमेंट नहीं था। जॉइंट स्पेस प्रिजर्व थी। जब जॉइंट स्पेस प्रिजर्व थी तो इसका क्या मतलब होता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो लिस्ट में से बाहर निकल गया, क्योंकि अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का पेशेंट होता तो इसकी जॉइंट स्पेस इतनी अच्छी, नीट और टाइडी ना होती। इसमें मल्टीपल जो है ना वो यहाँ पे एरियाज आ रहे थे जिसने उसको स्कैल्पिंग की हुई थी मुख्तलिफ जगहों पे। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये पूरे का पूरा एक डिफेक्ट आ रहा था, ये इस जगह के ऊपर, फिर यहाँ पे भी ये आ रहे थे। तो ये जो सारे के सारे जो स्कैल्प्ड ल्यूसेंस एरियाज आ रहे थे प्रॉक्सिमल फीवर और एसिटाबुलम के अलॉन्ग, ये सारे इस सारी रीजन के अंदर, इसका मतलब ये था कि कोई ऐसा लीजन है जो इसको स्कैल्प कर करके बाहर से अंदर की तरफ प्रेशर इंडेंटेशन करके बोन को रीमॉडल कर रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर आपने एमआरआई देखा, तो एमआरआई में आपको इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट फाइंडिंग थी वो क्या थी कि ये एक ब्लैक सा लीजन पड़ा हुआ था, जो ये सारे का सारा यहाँ पड़ा हुआ था, फिर यहाँ था जो कि नेक तक आ रहा था, और ये मल्टीपल जगहों पे इंडेंट कर रहा था बोन को, प्रेस कर रहा था बोन को। और जहां जहां पे हमारी वहां पे जो ये एक्सरे था, जहां जहां पे ये इन इन ये सिस्टिक ल्यूसेंसी सी नजर आ रही थी बाहर से, जो स्कैलप्स की हुई थी, तकरीबन उन्हीं जगहों पे, नेक की जगहों पे, राइट साइड के ऊपर ही ये लीजन पड़ा हुआ था, जो कि T1 पे भी डार्क था, और उसके बाद जो इसके ऊपर ये दूसरा PD टाइप इमेज लगाया हुआ था, इस पे भी ये डार्क था। तो क्योंकि ये लो सिग्नल इंटेंसिटी लीजन था और इसने जो है स्कैल्पिंग की हुई थी, तो अगर इस तरह का लीजन आपको मिलेगा तो उसमें सबसे ज्यादा PVNS जो है वो आपको पता है कि इसमें सबसे पहले नंबर पे PVNS आएगा, पिगमेंटेड विलर नोडुलर साइनोवाइटिस। तो अब अगर आप इसको देखें तो ये सारे के सारे जो है PVNS की फीचर है, जो यहाँ पे ये पूरे का पूरा इसने रोड करके इसका बुरा हाल किया हुआ है। तो इसलिए ये जो है, और ये जो सारा ब्लैक एरिया है, ये सारा थिकन सैनोवियम है, जो कि ये सारे के सारे काम कर रहा है कि जो अंदर की स्कैल्पिंग, बाहर की स्कैल्पिंग, सारी की सारी जो है वो प्रॉब्लम्स कर रहा है। इसलिए आपने ये बात भी याद रखनी है कि जो ये जो सिस्टिक ल्यूसेंसीज हैं, तो ये जॉइंट्स की ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं है, क्योंकि अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस होती तो फिर ये हो जाता। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस भी हो सकता है या नहीं। तो नॉर्मली जो साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस है वो इतनी स्कैल्पिंग की बजाय वो स्मॉल नोड्यूल्स के तौर पे आपको प्रेजेंट करता है, और उसमें फिर एक अद्धा जो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा होता है, या जो साइनोवियल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमेटोसिस होता है, आपको जो वो केस दिखाते हैं नॉर्मली उसमें एक अद्धी जो है वो लूज राइस बॉडीज टाइप, या वो जो स्मॉल कैल्सिफाइड सी बॉडीज बनती है वो आपको नजर आ रही होती है। और दूसरा ये होता है कि जो उसके साथ जॉइंट डिफिजन ठीक ठाक होती है, और आपको वो जॉइंट डिफिजन भी साथ अच्छी खासी नजर आ रही होती है, तो इसलिए आपने उसमें ये देखना है। तो इसमें जो ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस से बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब आर्थराइटिस ट्यूबरकुलस आर्थराइटिस होगा तो क्या करेगा वो, सबसे पहले पेरिऑर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया जरूर करेगा। ठीक है। और पेरिऑर्टिकुलर ऑस्टियोपीनिया इसलिए करेगा कि जब भी किसी सेप्टिक आर्थराइटिस कोई भी किस्म का होगा तो वो उसको करेगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बता दिया क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जॉइंट स्पेस, बाकी जॉइंट लाइनिंग, हर चीज ठीक है, और कोई ऑस्टियोफाइट्स वगैरह फॉर्मेशन इसमें नहीं हुई। तो डॉक्टर आमना ने ठीक लिखा है, उसके बाद शाजीना ने ठीक लिखा है, उसके बाद डॉक्टर फाकिया ने ठीक लिखा है, सरिश ने ठीक लिखा है, जैरम ने ठीक लिखा है। सेप्टिक नहीं है, स्क्लेरोटिक मेट्स नहीं है, GCT नहीं है, AVN नहीं है। फिर पीवीएनएस डॉक्टर सालेहा अहमद हसन ने ठीक लिखा है, फिर नूरुलैन ने ठीक नहीं, नूरुलैन ने नहीं ठीक लिखा। फिर बाकी सारे यही है। ठीक है जी। तो इसलिए ये बड़ा सिंपल सा जो PVNS, और PVNS आप लोगों को, जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनको भी पता है कि बड़ा फ्रिक्वेंटली पूछते हैं इस केस को, और होता भी वो नॉर्मली दो ही जगहों का है। कहाँ पे, एक आपका हिप जॉइंट जो जिसका एक्सरे ये है, और एक नी जॉइंट जिसका वो भी इसी से मिलता जुलता ही आपको लीजन दिखाते हैं। तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि इन दोनों की तरह जो ये वाले जो, अगर आपको इस तरह के स्कैलप्ड एरियाज नजर आ रहे हैं लेकिन जॉइंट स्पेस ठीक है, और अगर वो आपको आप, और इसके बाद आप उनसे अगर वो MRI मांगते हैं, और MRI के अंदर सारे के सारे इसी तरह के ये लो सिग्नल लीजन जिस तरह पड़ा हुआ है पूरे का पूरा, तो ये याद रखें कि ये हमेशा जो है वो आपका टिपिकल PVNS के पेशेंट के लिए होता है। अच्छा, जिसका केस नंबर 5 है अगला आपका, उसमें तो एक इल डिफाइंड सा लीजन था, जो कि यहाँ पे इमेच्योर स्केलेटन था, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि इसमें यहाँ पे जो है वो ग्रोथ प्लेट अभी तक परसिस्टेंट है, और उसमें एक इल डिफाइंड सा लीजन है जिसके अंदर इसने प्रॉक्सिमल मेटाफेसिस और डायफेजियल रीजन्स को इन्वॉल्व किया हुआ है। तो ये जो लीजन है जो मेटाडायफेजियल रीजन के अंदर आपके पास पड़ा हुआ है, और कॉर्टिकल की सारी बात है, इरेगुलरिटी है, और उसके बाद फिर अगर आप इसमें जाएं, जो इसका MRI था, तो बड़ा टिपिकली इसने डिस्ट्रक्शन भी की हुई है, और सारे का सारा ये बाहर आगे पीछे भी निकला हुआ है।
लेकिन ये अगर आप इसको एक और चीज़ देखें तो ये जो लीजन है ये यहाँ से बाहर सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट इसका थोड़ा बहुत है, देखिए पीछे से सारे का सारा ये लीजन बाहर भी निकल के गया हुआ है। तो ये इस एज में जाहिर बात है कि इस तरह का लीजन और जिसने इतना ये मैट्रिक्स भी इसका जो है वो सारे का सारा कैल्सिफाइड टाइप हो और सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट भी साथ है, तो ये ऑस्टियोसार्कोमा में फिट इन करता है। बाकी इसमें जिसमें साथ इविंग सार्कोमा दी है वही ऑस्टियोसार्कोमा की वैरायटी दी हुई है, वो भी ठीक है। लेकिन प्रेफरेबली आप उसको सब कैटेगराइज ना किया करें ऑस्टियोसार्कोमा को, उसका कोई बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फायदा नहीं होता अनलेस को पूछे ना आपसे, तो कोशिश किया करेंगे बस ऑस्टियोसार्कोमा लिख दिया अगर ऑस्टियोसार्कोमा का जो है वो पेशेंट है। ऑस्टियोमाइलाइटिस थोड़ा सा लेस लाइकली है गिवन के इसके अंदर कोई जो ये इसके एमआरआई के फीचर्स थे, ये टिपिकली ऑस्टियोमाइलाइटिस के नहीं होते, ये ज्यादा उसके फीचर्स हैं जो कि ट्यूमर के फीचर्स हैं ज्यादा। अच्छा जी, उसके बाद फिर सॉरी इसमें नहीं मैंने देखना था, मैं जो देख रहा हूँ इसमें वही है कि ऑस्टो मेजोरिटी लोगों ने जो है ना इसमें ऑस्टियोसार्कोमा लिखा है, कुछ ने जीसीटी लिखा है। जीसीटी का एक तो ये एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि जब ग्रोथ लेट होती है ना तो उस वक्त जीसीटी नॉर्मली नहीं हो सकता, क्योंकि जीसीटी जो होता है वो 35-40 ईयर्स का एक ट्यूमर है। एबीसी जो होता है वो भी इस तरह नहीं हो सकता, उसका ही पैटर्न डिफरेंट है। फिर ऑस्टियोसार्कोमा, जिन जिन लोगों ने ऑस्टियोसार्कोमा लिखा है वो तो बिल्कुल ठीक है। और ये वाला भी आप लोगों को जो मैंने के एग्जाम दे चुके हैं या जिन्होंने आगे फीडबैक्स लिए हैं, एक ये केस लगना ही लगना है, या ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑस्टियोसार्कोमा या इविंग्स, इन तीनों में से कोई एक का आना है और डिफरेंशियल में बाकी पूछे जाएंगे। तो ये इसलिए आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है, इसकी तो डिस्क्रिप्शन आप लोगों को जो है ना फिंगर टिप्स होनी चाहिए कि जिसकी क्या चीज़ है। अच्छा ये एक पेशेंट है जो कि एग्जाम में तो शायद बहुत ज़्यादा लाइकली नहीं है, लेकिन आप लोगों को आना चाहिए क्योंकि एक दो दफा दिखाया भी गया था। फर्स्ट ईयर वाले तो बहुत शौक से दिखाते हैं, लेकिन आप लोगों के यहाँ पे चूंकि इसकी इतनी प्रेजेंटेशन नहीं है, इस वजह से इतनी ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आपके वही जो टिपिकल सॉफ्ट टिश्यू के एरियाज हैं जो कि जिन्होंने आगे ये सारी की सारी इसकी इरोजन की हुई है, जहाँ जहाँ पे भी ये इरोजन हुई हुई है आप देखेंगे कि वहाँ पे जो सॉफ्ट टिश्यू कंपोनेंट है वो अच्छा खासा ज़्यादा हुआ हुआ है एज कम्पेयर टू। और इसको अब एक टिपिकल वर्ड हम यूज़ करते हैं जिसको लेसी शायद वर्ड यूज़ करते हैं, लेसी फिंगर्स। तो क्योंकि वो लेस जिस तरह की होती है ना, वो जो लेस बनाते हैं ये उस तरह की आपको जो है ना फेलेंस नजर आ रही होती है डिजाइन वाली। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे ना तो इसमें भी आपको जो है वो मल्टीपल इसी तरह के लीजन से नजर आ रहे हैं, इधर भी आपको इसी तरह का लेसी पैटर्न आया हुआ है और दूसरी साइड पे भी है लेस लाइक पैटर्न कोई। तो ये नहीं कि जिस तरह कोई लेस नहीं होती बनाने वाली उस तरह का ये इसमें देखें आप अगर, इसमें भी आपको आइडिया होगा जिस तरह एक डिजाइन वाला पैटर्न है ना सारे फेलिक्स में। तो अगर आपको इस तरह के डिजाइन वाला पैटर्न मिल गया फिर तो आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी आसान है। उसके रीजन क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही डायग्नोसिस उनका बनता है और वो है आपका सार्कोइडोसिस। क्योंकि सार्कोइडोसिस के अलावा बाकी लेस लाइक पैटर्न कोई नहीं देता, इस तरह की डिजाइन वाली जो है वो फैलिंग्स कोई भी नहीं और बनाता। वो आप जितने भी आप डिफरेंसेस देख लेंगे उन सारों में इस तरह का डिजाइन जो है वो किसी का भी नहीं बना हुआ होगा। अच्छा उसकी वजह से फिर क्या होता है, बाकी फिर जो इसके साथ आपके जो यानी कि बाकी फाइंडिंग्स आती हैं वो सारी की सारी देख ली हैं कि न्यूमरस इरोजन्स होती हैं और ब्लड प्लस ये कि जो सॉफ्ट टिश्यू एरियाज हैं। और दूसरा पेरियोस्टियल जो जो पेरियोस्टाइटिस जो टिपिकल एक फीचर जो हमने देखा था पहले कि जिसमें पेरियोस्टियम के लॉन्ग जो बोन की नोडुलैरिटी थी और वो थिकनिंग हुई हुई थी वो इसमें नहीं आ रही। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये टिपिकल सार्कोइडोसिस के अंदर होते हैं जब ये सेकेंडरी इन्वॉल्वमेंट होती है सार्कोइड की, क्योंकि वो भी आपको पता है कि ग्रेनुलोमेटस लीजन ही है और वो भी जहाँ जहाँ डिपॉजिट होते जाते हैं तो वहाँ वहाँ पे इस तरह की प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमास होते हैं। और उसके अलावा ये स्किन लंग हर जगह पे आपको पता है सार्कोइडोसिस जिसमें टीबी इन्वॉल्व कर सकता है इसमें सार्कोइड भी इन्वॉल्व कर सकता है। तो इसलिए ये आपने जो है वो याद रखना है कि हम, और इसकी जो प्रीडिलेक्शन है थोड़ी सी वो मिडिल और डिस्टल फैलेंक्स के लिए है। ये ज़्यादा जो आपकी इन्वॉल्वमेंट है वो मिडिल और डिस्टल फैलेंक्स की तरफ रहती है। तो इसलिए ये दोनों चीज़ें आपने इसमें सार्कोइड में याद रखनी है कि अगर इस ये इन्वॉल्वमेंट का पैटर्न हो और लेसी लाइक इसके पेरेंट्स हो तो ये आपकी सार्कोइडोसिस की तरफ जाएगी। तो इसमें डॉक्टर सादिया, डॉक्टर मुदस्सर, डॉक्टर आमना, शाजीना, फाकिया, सैरिश, जिले उमा, आसमा खान, अहमद हसन और नासरा इकबाल, इन लोगों ने बिल्कुल ठीक लिखा है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा है कि ये आप लोगों ने सही इसको पिक कर लिया है। अच्छा जी, उसका क्या केस नंबर 7 था आपका। केस नंबर 7 जो है ये एक बड़ा
टिपिकल सा पेशेंट होता है जो कि थोड़ा स्केलेटली मैच्योर हो चुका होता है, क्योंकि इसकी जो ग्रोथ प्लेट है वो नॉर्मली फ्यूज होने वाली होती है, या आधी फ्यूज हो चुकी होती है, या इस केस में जैसे पूरी फ्यूज हो चुकी है। एपिफिजियल लीजन है, ये याद रखना है, ये जो बिल्कुल ही अब एपिफिजियल लीजन अगर आपको बोन में मिल जाए ना, तो आपकी डिफरेंशियल बहुत नैरो डाउन कर जाते हैं, कि कुछ लीजन हैं जो कि एपिफिजियल में जाते हैं। और अगर एपिफिजियल में लिटिक इस तरह का विद मार्जिनल स्क्लेरोटिक लीजन मिल जाए आपको, दैट्स मोस्ट लाइकली गोइंग टू बी एन ऑस्टियोब्लास्टोमा। ठीक है, और ये ऑस्टियोब्लास्टोमा की जो टेंडेंसी है, इसमें दो तीन चीजें हैं, क्योंकि ये आपको किस किस जगह का ऑस्टियोब्लास्टोमा दिखाते हैं। पहले नंबर पे जो है ये एपिफिसिस का, दूसरे नंबर पे जो है वो आपको टेलस, तीसरे नंबर पे आपको पेटेला। ठीक है, ये इन सारे जो जो बोन्स है ना, इनमें ये आप बड़े शौक से दिखाते हैं और उसमें चूंकि इसमें तो हम फौरन पिक कर लेते हैं कि एपिफिसिस है, लेकिन अब लिटिक लीजन आपका वो उसमें आ जाता है ना, जब टैलस में या आपके जो पेटेला के अंदर, तो उसमें प्रॉब्लम ये आता है कि आप उसको सही तरीके से जो है ना कर सकते हैं। ये सॉरी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा वर्ड मैं आपको गलत बोल रहा हूँ, ऑस्टियोब्लास्टोमा नहीं, सॉरी कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है ये, या वो बाकी सारा कुछ वैसे ही है, वर्ड मैंने ठीक नहीं बोला, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा है। और कॉन्ड्रोब्लास्टोमा का ये टिपिकल एपिफिजियल रीजन है, और ऑस्टियोब्लास्टोमा का बिल्कुल अलग है, वो मैं भी आप आगे केस आता है मैं आपको देखा बताता हूँ। लेकिन जो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा एपिफिजियल रीजन है, और जो बूंद बाकी इन्वॉल्व होती हैं, वो मैंने दोबारा आपको इधर रिवाइज करा देता हूँ कि आपको जो दिखाते हैं कॉन्ड्रोब्लास्टोमास, दैट आर मोर लाइकली गोइंग टू बी इन फ्रॉम पटेला और टेलस। ठीक है, और ये केस पड़े हैं इनके पास, और इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपने इसमें ये याद रखना है कि अगर आपको लिटिक स्क्लेरोटिक विद स्क्लेरोटिक मार्जिन नजर आ जाए ना टेलस में भी, तो आप नॉर्मली दे देते हैं डर्मोइड, या वो जो लाइपोमा, वो है। लेकिन दूसरी इसके साथ जो डिफरेंशियल्स हैं टेलस के अंदर, वो आपने उसकी भी जरूर डालनी है। कैल्केनियम के अंदर भी कई दफा दिखा देते हैं ये आपको, तो इसलिए आपने ये जो अगर स्क्लेरोटिक लीजन आपको नजर आता है और पेटेलम भी दिखाते हैं, तो ये सारों में आपने इसको लाजमी ऐड करना है कि ये जो है इसके अंदर जो दूसरा डिफरेंशियल है वो कॉन्ड्रोब्लास्टोमा का है। Chondroblastoma is an epiphyseal lesion, लेकिन it can pass through into the metaphyseal region once growth plate is fused। अगर ग्रोथ प्लेट फ्यूज नहीं हुई भी और फिर भी आपको एक लिटिक लीजन नजर आ रहा है एपिफिसिस में, तो वो भी मोस्ट लाइकली कॉन्ड्रोब्लास्टोमा होगा। लेकिन वो ग्रोथ प्लेट को फ्यूज किए बगैर वो कभी भी मेटाफिसिस में नहीं जाएगा, वो हमेशा जो है ना एपिफिसिस तक ही महदूद रहेगा। तो ये आप लोगों ने दूसरी बात इसमें याद करनी है। उसका क्वेश्चन नंबर जो 8 था, उसमें आप देख रहे होंगे कि ये आपको जो सुप्रास्पाइनेटस का था, इसमें जो आपकी ये इसमें जो यहाँ पे था, या इस जगह पे करके यहाँ पे इसका वो होता है जो हेड जाता है, तो इसका जो है वो एरिया है वो काफ़ी सारा मिसिंग हुआ हुआ है तकरीबन यहाँ पे। तो ये सब रहा, और जो इसमें है ना आपके पास जो रोटेटर कफ के आजकल एमआरआई लग रहे हैं एग्जाम में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का जो रोटेटर कफ टीयर आता है ना, कि जिसके लिए आपको जो कॉर्नल इमेज है वो बड़ा सबसे अच्छा आपको बताता है कि यहाँ पे जाके अगर आप कॉर्नल में देखेंगे, तो ये आपका सारे का सारा सुप्रास्पाइनेटस का मसल पड़ा हुआ है, और यहाँ पे सारे का सारा एक डिफेक्ट आ रहा है, जो कि ये यहाँ तक अटैच होना चाहिए था, लेकिन ये डेफिशिएंट जा रहा है हर जगह के ऊपर। तो यहाँ पे इसकी अटैचमेंट होती है सुप्रास्पाइनेटस मसल की इस जगह पे। लेकिन ये जब वो क्या कहते हैं टीयर करके ट्रॉमा करके, तो फिर क्या करता है कि ये दरमियान में एक पूरे का पूरा गैप डेवलप हो जाता है, क्योंकि इसने आके अटैच इधर होना है, ये इस डॉट पे, ये जो ब्लैक डॉट है, एक मिनट में उसका, तो ये देखिए इस पे, ये देखिए यहाँ पे इसका टेंडन बचा हुआ है, तो यहाँ पे आगे इसने अटैच होना था, तो ये सारे का सारा जो इतना टेंडन है ना, ये पूरे का पूरा डेफिशिएंट हुआ पड़ा, जिसकी वजह से क्या हुआ है कि ये जो सुप्रास्पाइनेटस के मसल्स का जो ये मसल का पोर्शन यहाँ से इधर आता है, वो थोड़ा सा रिलैक्स होकर वापस चला गया हुआ है। तो ये जब आपको इसमें लगे, तो इसमें दो ही ऑप्शन आती हैं आपकी, एक तो वो हिल सैक्स और वो बैंकार्ट लीजन वाला आता है, और एक दूसरा सुप्रास्पाइनेटस टेंडन का आता है, मेजॉरिटी। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप शोल्डर जॉइंट का एमआरआई आपके सामने प्रेजेंट हो, तो पहले नंबर पे ये दो पैथोलॉजीज को रूल आउट कर लें कि क्या ये बैंकार्ड, रिवर्स बैंकार्ड, और सॉरी बैंकार्ड और हिल सैक्स तो नहीं है। और जो बैंकार्ड और हिल सैक्स है उसके लिए आपने एक्सियल देखना है हमेशा, वो आपको ये कॉर्नल सैजिटल भी कुछ समझ नहीं आना। और अगर आपने दूसरी ऑप्शन फिर क्या है कि आप जाएंगे फॉर सुप्रास्पाइनेटस या रोटेटर कफ टीयर, रोटेटर कफ टीयर में इनवेरिएबली वो आपको सुप्रास्पाइनेटस का ही टीयर दिखाएंगे। और उसके देखने का सिर्फ एक ही मसला है कि ये जो आपका इस वक्त मैं इमेज आपके सामने दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक ये काम का इमेज होता है कि जिसमें आपको रोटेटर कफ यहाँ से जाके आगे जाता हुआ नजर आ रहा होता है।
और ये कौन सा इमेज होता है, ये आपका कोरोनल होता है, कि जिसमें आपको यूं काटा जाता है तो इसमें आपके जो सुप्रास्पाइनेटस है वो यहाँ से निकल के इस तरह जाके इंसर्ट होगा इस जगह पे। तो जब आप इसको इस तरीके से कट ऑफ करते हैं तो फिर आपको वो पूरे का पूरा सुप्रास्पाइनेटस जाता नजर आ रहा है जिसमें इसमें है। तो वो जो डिफेक्ट है दरमियान का, ये वाला जो गैप आ रहा है, ये जो है ये सारे का सारा सुप्रास्पाइनेटस का टीयर है। तो ये आपने दो एमआरआई जो है ना, इनको तो आपने देखते ही पहचानना है ना, कि आपको या सुप्रास्पाइनेटस का टीयर या फिर जो है वो हिल सैक्स, और ये जो वो इसका लेबरल टीयर और विद वो जो हिल सैक्स लीजन होते हैं, ठीक है, बैंकार्ड विद वो, तो उसमें वो ये दो चीजें अगर आपको आती है ना, तो 99% चांसेस हैं कि एग्जाम में यही दूध खाते हैं, क्योंकि उससे आगे फिर जो मिथोलॉजीज है ना वो थोड़ी सी क्या कहते हैं उसको, वो कंट्रोवर्सीज में जाना शुरू हो जाती है, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, लेकिन ये दो ऐसी पैथोलॉजीज हैं जिसमें विद इनवेरिएबली आप लोगों को जो है वो दिखाया जाता है एक ही स्कैन। तो इसमें जो है वो बेसिकली आपका सुप्रास्पाइनेटस का टीयर था, और सुप्रास्पाइनेटस की टीयर की वजह से जो है वो इस पर प्रॉब्लम था। और अब इसमें हम देखते हैं कि क्रोमियल फ्रैक्चर विद रोटेटर कफ टीयर वर्ड नहीं यूज करना है, क्योंकि रोटेटर कफ जो है वो चार है आगे। तो हम आपसे वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप रोटेटर कफ टीयर के, आपने एग्जैक्ट जो है वो वर्ड बताना है। और इसमें डॉक्टर हिना अमीन ने ठीक लिखा है, सुप्रास्पाइनेटस टीयर विद जॉइंट पेन। और फिर पार्शियल टीयर नहीं, तो कंप्लीट थिकनेस है ना। पार्शियल टीयर तब होता है कि जब आपकी कंटिन्यूटी पूरी हो और दरमियान में अपना सिग्नल हो, लेकिन अगर आपका इस तरह जिस तरह ये पूरी का पूरा डिटैच होकर पीछे गया पड़ा है और ये लैक्स हुआ पड़ा है, तो ये तो कंप्लीट थिकनेस टीयर है सुप्रास्पाइनेटस का। तो इसलिए ये एक ही डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर, इन्होंने लिख दिया, मतलब इन्होंने ये नहीं लिखा कि फुल थिकनेस है या पार्शियल थिकनेस है, लेकिन उनको ये इसलिए एडवांटेज है कि इन्होंने सिर्फ सुप्रास्पाइनेटस टीयर लिख दिया। तो इसलिए ये सिंपल सा केस था। अगर आपको सीक्वेंस पता हो तो आपने याद अब रख लेना है कि जब भी आपने इसका एक्सियल का देखना है तो इसमें आपने सबसे पहले, अगर आप कंफ्यूज हैं, ये वाला आपके लिए ये वाला है, ये देखें, नहीं ये सारे कॉर्नर लिखा है इन्होंने, चले इसमें ये शायद ये भी नहीं है, नहीं इसमें भी वो टू ईयर इस तरह ही आ रहा है। अच्छा, तो इसलिए इसमें मसला ये है कि अगर आपको वो जो एक्सियल है ना, उसमें आपने हिल सैक्स बैंकार्ड का बताना है, और अगर आपको ये कॉर्नल मिल रहे हो, मेजोरिटी लगे हुए जिस तरह इसमें सारी कॉर्नल है, तो इसलिए इसका मतलब ये है कि रोटेटर कफ की वैल्यूएशन चाह रहे हैं आपसे। और याद रखें कि सुपरस्पाइनेटस टीयर बस आपने देखे फारिग हो जाना मेजोरिटी केसेस में। और अगर कुछ भी नहीं समझ आ रहा ना सुपरस्पाइनेटस टीयर, तो लिख दें, मतलब ना भी कुछ नजर आ रहा हो ना आपको, और अगर ये नहीं कि इसकी बजाय कि आप बिल्कुल खाली छोड़े, तो ये जो दो चीजें हैं ना ये लिख दिया करें, खैर है। अगर अगर बाकी कोई चीज नजर आ रही है वो जरूर लिखें, ये नहीं है कि मैं कि सिर्फ हो ही ये सकता है, लेकिन अगर नहीं समझ आ रहा और कुछ नहीं पता लग रहा कि क्या लिखना है, तो ये कहानी डाल दिया करें इसमें, क्योंकि इन दोनों के अलावा लेस लाइकली है कि कुछ और आपको मिले। अच्छा जी, ये पेशेंट था 9 नंबर, इसमें जो है वो आपको एक बड़ा टिपिकल सा यहाँ पे स्क्लेरोटिक एरिया नजर आ रहा है जो कि इल डिफाइंड था, और इसमें अंदर दो ल्यूसेंट एरिया वैसे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ऐसे स्क्लेरोटिक एरिया पूरे का पूरा जाता नजर आ रहा हो, और उसके बाद फिर इन्होंने साथ आपको एक दो और इमेजेस दिए हुए थे जो कि बड़े टिपिकल, अंदर सेंट्रल ल्यूसेंसी थी और साथ जो है वो थिकनिंग थी, स्क्लेरोटिक एरिया था। तो ये सेंट्रल नाइटस होता है, ये वो बोन फॉर्मिंग एरिया होता है जिसमें बोन बनानी होती है। तो वो खुद तो नॉर्मली मतलब कैल्सिफाई नहीं कर सकता, वो अंदर पड़ा होता है, और वो बोन के ऑस्टियोब्लास्ट बना के बना बना के साइडों पे डाल रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ये अगर आपको इस तरीके का पेशेंट मिले जो कि ये स्क्लेरोटिक एरिया नजर आ रहा हो, जिसमें इसमें भी स्क्लेरोटिक एरिया पूरे का पूरा एल डिफाइंड स्क्लेरोटिक एरिया हो, तो ये 100% ऑलमोस्ट विद कंफर्मेशन ऑस्टियोइड ऑस्टियोमा का पेशेंट होता है। ऑस्टियोब्लास्टोमा इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टोमा के लिए अगर आप वो पेशेंट दिखाते हैं ना नॉर्मली, तो वैसे बता रहा हूँ आपको, वो तो आपको स्पाइन दिखाएंगे। स्पाइन में वो एक साइड पे जो है वो क्या होगा, स्कोलियोसिस होगा, और वो आपको एक स्कोलियोसिस का सिंपल सा एमआरआई या एक्सरे या कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं। तो उसमें आपने ज़रूर ये कहना होता है कि चूंकि ये पेशेंट जो है पेनफुल स्कोलियोसिस के साथ है, या अगर नहीं भी है तो मैं ये कहूँगा कि अगर ये पेनफुल स्कोलियोसिस के साथ है तो फिर मैं इसके लिए ऑस्टियोब्लास्टोमा को रूल आउट करूँगा, क्योंकि ऑस्टियोब्लास्टोमा की ज़्यादा टेंडेंसी उस साइड पे है। लेकिन इसमें एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आपसे कई दफ़ा नहीं हो सक रही होती, तो इसलिए बेहतर यही होता है कि आप इसमें ऑस्टियो जो ब्लास्टोमा है या ऑस्टियोइडोस्टोमा है वो देंगे। लेकिन अगर आपको पेरिफेरी के बोन सारी नजर आ रही है जिस तरह ये पड़ी हुई है, तो आप इसको सिंपल चुप करके जो है ना ऑस्टियोइडोस्टोमा लिख देंगे, और फिर फर्दर इसके लिए आजकल
पाकिस्तान में भी चूंकि ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुकी होती है, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन है इसके अंदर, जिसमें वो एक इसके नाइडस तक पहुंच के उसके बाद उधर वहाँ पे वो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंसर्ट करते हैं, यानी कि सिग्नल देते हैं और उधर से वो बंद कर देते हैं सेंट्रल नाइडस को। जो कि सेंट्रल नाइडस खत्म हो जाता है तो फिर जो बोन फॉर्मेशन होती है वो भी अपनी रिजॉर्प्शन करके तो टाइम में वापस आ जाती है। और ये जो नाइडस है इसमें वो जो ना, वैसे वो कह दिया करें 10 मिलीमीटर है, लेकिन इसका नाइडस के जो 10 मिलीमीटर से ज़्यादा, टू, यानी कि अगर अगर 2 तक चला गया ना, 20 मिलीमीटर, फिर तो ऑस्ट्रोब्लास्टोमा आप कहें, लेकिन 2 से कम है ना तो फिर ऑस्ट्रोइडोस्टोमा ही कह देना बेहतर है। अच्छा जी, इसमें देखते हैं अब इसमें माशाल्लाह सारों ने, काफ़ी सारों ने जो है वो ऑस्ट्रोइडोस्टोमा लिखा है, और हम्म, एक ने ऑस्टोब्लास्टोमा लिखा है, लेकिन ऑस्टोब्लास्टोमा के लिए जो लिटिल एरिया है ना, ये सेंट्रल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मतलब 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो सेंट्रल लिस्टेड पार्ट है। पूरा लीजन जो होता है ना, वो तो इसका भी आप काउंट करेंगे ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 सेंटीमीटर का होगा, लेकिन वो तो फिर डेफिनेशन में नहीं आता ना, वो तो जो ल्यूसेंट पार्ट है, हमने जो सेंट्रल नाइडस है इसकी मेजरमेंट लेनी है कि ये कितने साइज का है। और ये यहाँ से इसकी एक ल्यूसेंट एंड से लेके दूसरे ल्यूसेंट, क्योंकि ये जो सेंट्रल नाइडस है इसके दरमियान भी कैल्सिफिकेशन होती है, तो इसलिए आपने जो एक ल्यूसेंट एंड है दूसरे ल्यूसेंट एंड है ना, इसके दरमियान की मेजरमेंट लेनी है कि इसका सेंट्रल नाइडस जो है वो कितना एंड है। जो स्क्लेरोटिक एरिया वो मेजरमेंट्स में नहीं आता होता कभी भी। अच्छा जी, उसके बाद फिर ऑस्टियोस्टोमा, ऑस्टियोस्टोमा सारों ने ज़्यादा मेजोरिटी वही लिखा है। फाइब्रस डिस्प्लेसिया जो होता है वो इतना डेंस स्क्लेरोटिक नहीं होता, वो जो है वो, हाँ ठीक है, मतलब मेजोरिटी इसमें ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, इससे अगला जो पेशेंट है वो है केस नंबर 10। अच्छा जी, अब इसमें दोबारा अब हम पहले तसल्ली से बोन को देखेंगे भाई, हम कोई भी इसमें जो है अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ पहले बोन को पढ़ेंगे, ठीक है। अब उसमें आपको याद है क्या हो रहा था, उसमें जो पेरियोस्टियम जा रही थी इस तरह, ये पेरियोस्टियम का एरिया है, जैसे ये पेरियोस्टियम का एरिया है, और जो पेरियोस्टियम का एरिया है उसके बाहर यूं यूं, और यहाँ पे आपकी हल्की सी हाइपोटेंसी लाइन नजर आ रही है शायद जाती हुई, ठीक है। तो ये पेरियोस्टियम की लाइन है इसकी, ठीक है, और ये जो पेरियोस्टियम की लाइन है, सब पेरियोस्टल इसके नीचे होगा, ठीक है। और जो पेरियोस्टाइटिस है वो इस लाइन की इन्फ्लेमेशन होगी, और उसके साथ क्या होगा पेरियोस्टाइटिस के साथ, कि वो इन्फ्लेम करके बोन बाहर वाली साइड पे यूं नोड्यूल बनेंगे। और जो सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन है वो क्या होता है कि जहां पे पेरियोस्टल लाइन जा रही है, जिस तरह ये जा रही है, तो उसके नीचे जो कॉर्टेक्स है उसमें आपको छोटे 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 ये जिस तरह ल्यूसेंट एरियाज हैं ये सारे के सारे आएंगे। क्यों? क्योंकि जो सब पेरियोस्टल, अब इसमें भी देखें आप और इसमें भी देखें आप, यहाँ पे भी आपको ये देख लें किस नोडुलैरिटी से नजर आ रही है पूरे के पूरे बोन की, जिसका मतलब ये है कि जो ये हाइपोटेंसी लाइन जा रही है जो पेरियोस्टियम अप्रोक्सीमेटली ए साइट ऑफ पेरियोस्टियम है, उसके नीचे से जो बोन बोन है वो रिजॉल्व होनी शुरू हो गई है। और उसके अलावा यहाँ पे आपको ये जो है वो डिजिटल आर्टरी जो है उसकी कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है। उसके अलावा अगर मैं नीचे आऊँ तो यहाँ भी सारी की सारी मुख्तलिफ जगहों में जो है वो आर्टीरियल कैल्सिफिकेशन भी थी। लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट एरिया था वो यही था कि अगर आप इसके अंदर यहाँ पे पेरियोस्टियम के नीचे सब पेरियोस्टल बोन रिजॉर्प्शन जो थी वो काफ़ी सिग्निफिकेंट थी। इधर भी ये, इसमें भी गई हुई है सारी की सारी बोन, ये कुछ बेहतर है, यहाँ पे देखेंगे ना आप, यहाँ पे आपको बोन सही नजर आ रही है। अब इन दोनों को आप कंपेयर करें, इस एरिया को इस एरिया के साथ, तो आपको यहाँ नजर आएगा कि ये जो एरिया है इसमें अंदर इंडेंटेशंस हैं जो कि आउटर साइड में है। इसमें तो स्मूथ है ना, लेकिन अगर आप इसको देखें तो छोटे 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 एरियाज हैं रिजॉल्व हुए पड़े हैं। तो ये जो सब पेरी, अभी हमने एक देखा था पेरियोस्टाइटिस, ठीक है। अब हम आ रहे हैं कि जो है वो और इसमें जो ये इसकी थंब वाली साइड जो है वो रेडियल साइड है, ठीक है। तो और ये जो रेडियल साइड होती है इसकी, वो अगर आप देखें तो इसमें ये सारे का सारा जो एरिया है ये रिजॉल्व हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें अगर हम इसकी फाइंडिंग में जाएं, इसमें लिखा हुआ है सब पेरियोस्टल बोन रिजॉर्प्शन, सारे हैंड में है ऑलमोस्ट, लेकिन रेडियल एस्पेक्ट ऑफ द फेलिंग्स एंड फ्लिंजियल टफ्ट्स जो हैं इधर आपको ये ज़्यादा एरिया रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर आपको सब पेरियोस्टियल रिजॉर्प्शन नजर आती है तो वो आपके लिए जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें डायग्नोस्टिक है फॉर पैरा हाइपर पैराथायराइडिज्म, क्योंकि उसके साथ फिर होता है। और अगर आपको साथ कैल्सिफिकेशंस नजर आ जाती हैं वेसल्स की, तो वो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म को इंडिकेट करता है कि जिसके अंदर जो है वो सेकेंडरी कोई और कॉज है एज कम्पेयर टू प्राइमरी पैराथायरॉयड हार्मोन्स के इटसेल्फ। क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन्स का अगर कोई एडिनोमा होगा तो वो प्राइमरी हाइपरपैराथायराइडिज्म देगा, और उसके अंदर वो प्राइमरी कॉज होगी, ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म है दैट्स बिकॉज ऑफ सम किडनी प्रॉब्लम और अदर एनी अदर फंक्शनैलिटी का इश्यू जो होता है उसकी वजह से होती है, ठीक है।
क्या कहते हैं, रेडियल एस्पेक्ट से क्यों होती है? अच्छा, इसमें मैंने कभी नहीं सोचा कि क्यों होती है, मतलब वैसे सोचना चाहिए था मुझे, लेकिन मैंने सोचा नहीं है। लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर कोई वेसल की शायद कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं आइडिया कि क्या होगा। लेकिन इसको पढ़ा जा सकता है, सोचा जा सकता है कि क्यों इस साइड को है, या इसकी कोई ना कोई रिसर्च, कोई ना कोई तो आर्ट होगा कि रेडियल साइड पे ही क्यों ज़्यादा होती है। उससे कोई ब्लड फ्लो का पैटर्न हो, या इसका कोई कहीं से वैसे इधर से आगे गिर जाती हो, या कोई इस तरह का चक्कर हो कि कहीं पे ज़्यादा प्रेशर आता हो। लेकिन आप लोगों को पता है तो ज़रूर शेयर करें अगर किसी को पता है, क्योंकि जाहिर बात है परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता ना इसमें। तो इसमें भी लेकिन फिर भी ये मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ, तो इसको हम अगली बार देख लेंगे कि क्या इसकी कोई है आंसर हमारे पास, या अभी तक इस पे भी जो है वो साइंस खामोश है। अच्छा, तो इसलिए ये सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का पेशेंट था, और इसमें जो है वो हम देखते हैं कि वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन, हेमेंजियोमा, हाइपरपैराथायराइडिज्म तक ठीक है, डॉक्टर मुदस्सर ने ठीक लिखा है, डॉक्टर शाहदुल ने ठीक लिखा है। फिर बाकी किसी ने भी नहीं, अच्छा मेमूना ने ठीक लिखा है, और फिर हाँ सानिया ने ठीक लिखा है hyperparathyroidism, लेकिन सेकेंडरी किसी ने नहीं लिखा। तो इसमें असल जो चीज़ थी ना वो ये थी, जो इसकी वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन बड़ी एक्सटेंसिव आ रही थी, तो ये आपको बड़ा सही हेल्प कर रही थी कि सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म के लिए। तो अगर ये एग्जाम में केस होता तो इसमें सेकेंडरी की कॉज के नंबर होने थे। तो इसलिए अगर आपको इस तरह का पेशेंट मिले और आपको वेस्कुलर कैल्सिफिकेशन मिल रही हो, तो फिर आपने सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म का वर्ड यूज करना है रादर देन सिंपल हाइपरपैराथायराइडिज्म, ठीक है। और बाकी सारों ने क्वेश्चन सबके अच्छा लिखा है। और लेकिन जो सब पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब आप उसके अंदर जो है वो ये जरूर मेंशन करें कि जो है वो ये क्यों होता है। बाकी पता नहीं इसमें वो लेफ्ट राइट वाला जो है, चलिए इसको देख लेंगे हम। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला था वो थी, अच्छा इसमें थोड़ा सा चूंकि काफ़ी ये डिफरेंट सा केस था अगले वाला, तो इसमें बेसिकली जो थी वो प्रोलिफरेटिव बोन थी, कि अगर आप इसके जो डिस्टल एंड्स देखें ना यहाँ पे, तो इसके वो एक तो हैंगिंग मार्जिन से भी आ रहे थे, लेकिन दूसरा इसकी जो ये टर्मिनल फैलेंक्स थे, इसकी अच्छी खासी प्रोलिफरेशन ज़्यादा हुई हुई थी, और ये काफ़ी हाइपरटेंसिव हो रहे थे। और ये जो उसके ये जो इस तरह की चीज़ है, दूसरा इसके अंदर क्या था कि इरोजन वगैरह कोई नहीं थी, और बाकी सारे के सारे जो चीज़ें थी वो इसमें एक्रोमोगैली को ये फेवर कर रही थी, क्योंकि इसमें आप पर हाइपरोस्टोसिस भी था आपका ना, ये थिकनिंग जो थी सारी, ये यहाँ पे सारी, तो इसका मतलब है कि थिकनिंग ऑफ बोन थी, और साथ ये इसका ये प्रोलिफरेशन थी। तो ये सारे के सारे अगर आपको फीचर्स मिल रहे हैं, तो ये एक्रोमेगैली में या जो वो पिट्यूटरी ग्लैंड का प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, तो उसकी वजह से होते हैं। तो इसमें जो आप लोगों के डिफरेंशियल्स थे वो ज़्यादातर सोरेटिक थे। वो ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ ये थी कि आप लोगों ने इसमें से ये पेरियोस्टाइटिस को तो कम से कम पिक कर लिया। अगर ये प्रोलिफरेशन ना होती और सिर्फ पेरियोस्टाइटिस होता और साथ यहाँ पे इरोजन्स होती, तो फिर हम इसको डेफिनेटली जो है वो सोरेटिक की तरफ ही लेके जाते। लेकिन चूंकि इसमें इसकी प्रोलिफरेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़्यादा थी, तो इसलिए वो डिफरेंशियल में तो सोरेटिक आएगा, लेकिन जो वैसे है वो इसमें एक्रोमेगैली जो है वो इसका डिफरेंशियल था। तो इसलिए सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि ये भी आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये भी जो है वो डिफरेंशियल में आपके पास होते हैं। पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन नहीं है इसमें, पेरियोस्टाइटिस है, ये देखिए। पेरियोस्टल रिजॉर्प्शन जो होती है ना, वो यहाँ से भी सारी इरेगुलरिटी होती है, यहाँ पे ये बाहर निकला हुआ है, ये देखें, ये यहाँ से ये बाहर निकला हुआ है। एक्सपेक्टेड साइड्स ऑफ पेरियोस्टियम ये जा रही है, पेरियोस्टियम की और उसकी साइड से बाहर निकले हुए हैं ये। जो रिजॉर्प्शन है वो उसके उसके नीचे वाली साइड से जो चीजें गायब होंगी, इसमें नीचे वाली साइड से बिल्कुल ठीक जा रही है, देखिए बिल्कुल सही पड़ी है कॉर्टेक्स की लाइन। इसलिए इसमें मेलार्थ्रोसिस नहीं है। वो जो है वो सिर्फ इस पे नहीं दिखाएंगे, वो मेलार्थ्रोसिस वगैरह आपको जो है ना वो उस पे आपको दिखाएंगे ज्यादा, जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है क्या कहते हैं डर्माटोमल, तो इसलिए उसके अंदर आपको जो है वो ज़्यादा दिखाएंगे। और इसलिए हाँ कॉर्टिकल थिकनेस है, लेकिन वो बेसिकली इसकी कॉर्टिकल थिकनेस एक साइड पे ज़्यादा होती है, इसमें ये जो है ना कॉर्टिकल थिकनेस उसकी वजह से ज़्यादा, हार्मोन की वजह से। अच्छा जी, उसके बाद फिर जो अगला पेशेंट था वो है 12। अच्छा, इसका अब ये पेशेंट देखें ना, इसको तो आप कहीं काफ़ी दूर से भी देखेंगे ना, तो आपको पहले एक चीज़ जो बहुत प्रोमिनेंट नजर आएगी वो ये आएगी कि जहाँ जहाँ जॉइंट्स हैं उसके आसपास ऊपर नीचे हर तरफ से बोन कम हुई हुई है। और इसको क्या वर्ड यूज करेंगे कि पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, ठीक है। अगर आपको इस तरह का पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया नजर आ रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो रिस्ट जॉइंट है वो भी आप देखें
क्योंकि ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ भी रिस्ट जॉइंट पे पूरे का पूरा जो बोन्स है उनकी डेंसिटी भी जो है, जो नॉर्मल बोन डेंसिटी है उससे कम हुई हुई है, ठीक है। तो इसलिए इसमें अब आप फाइंडिंग्स जो बड़ी टिपिकल सी नजर आएंगी ना आपको, वो है कि जक्स्ट्रा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस, उसके बाद सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग अराउंड द जॉइंट्स एंड अर्ली एरोसिव चेंजेस एट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स, प्रॉक्सिमल इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स एंड कार्पल जॉइंट्स, ठीक है। इसमें अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर दूं, इस जॉइंट को देखें आप, तो यहाँ पे आपको ये जो सारी की सारी है ना इसकी इरोजन आपको नजर आ रही है। प्लस ये चीज जो है यहाँ से ये जो कार्पो मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स हैं वो जो है आपको सारे के सारे ये सारे के सारे नजर आ रहे हैं। फिर कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स के अंदर भी सारे के सारा जो है वो ऑस्टियोपेनिया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना, और यहाँ पे भी ये देखें, इसमें भी देखें, ये सारे के सारे जॉइंट्स में ना, यहाँ ये वाला स्पेशली अगर जॉइंट देखें ना, तो इसमें आपको ये सारी की सारी इरोजन्स नजर आ रही है यहाँ पे भी। और साथ ये जो फाइंडिंग्स है ना, ये आप लोगों ने ना ये पिक्चर याद कर लेनी है कि अगर आपको पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया मिल रहे हैं, जो रिस्ट जॉइंट है उसके जो कार्पल बोन्स है उसके अराउंड सारा ऑस्टियोपेनिया मिल रहा है, और अगर फिर उसके बाद आप गौर से देखें इन जॉइंट्स को, तो यहाँ पे भी आपको इरोजन्स मिल रही हैं, तो बस इसको आपने रूमेटॉइड आर्थराइटिस जरूर बनाना है, क्योंकि ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस का पेशेंट होगा, ठीक है। और अगर सपोज करें कि हमें ये इरोजन्स ना मिल रही होती, तो फिर क्या होना था, फिर ये होना था कि हम फिर वो जो उसकी है ना जो वो कौन सा होता है जो पोस्ट जिसमें सिंपैथेटिक डिस्ट्रॉफी जो होती है, उसमें भी आपको कई बार इस तरह की पिक्चर नजर आती है, लेकिन उसमें बोन की कभी भी इरोजन्स जो है वो नहीं होती, क्योंकि उसमें भी जहाँ पे भी हाइपरवेस्कुलरिटी होती है, तो वहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट की एक्टिविटी तो बढ़ जाती है, तो उसमें भी आपको कई बार इस तरह का पेशेंट दिखाया जाता है, लेकिन उसमें भी ऑस्टियोपेनिया काफी सिग्निफिकेंट होता है। तो इसलिए इसमें याद रखें, देखिए हम अभी तक जितने केसेस देखते आ रहे हैं ना, उन सारों में पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया इतना स्वेयर हमने कहीं नहीं देखा, ठीक है। हमने बाकी हर तरह के देखे हैं, लेकिन पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपेनिया नहीं देखा, और पेरी ये जो कार्पल बोन्स हैं इनको ऑस्टियोपेनिया कितना नहीं देखा, और फिर इस तरह की इरोजन्स नहीं देखी जो कि साइडों पे इस तरह रोड हुए में। तो अगर आपको इस तरह का पेशेंट नजर आए ना, तो फिर इसमें आपने जो है गुंजाइश नहीं देनी, इसमें आपने जो है इसको रिमोटाइड आर्थराइटिस ही लिखना है। और इस तरह के जो ये जिस तरह के इस टॉक्स में केसेस हैं, इनको आप लोग जो खासतौर पर जॉइंट के केसेस हैं ना, इनको तो आप आलादा कर लें, क्योंकि एक तो आपको पता ही है कि एग्जाम में केस आना ही आना होता है। तो इसलिए मेरा उसे मशवरा यही होता है कि आपका सबसे बेहतर आइडिया ये है कि आप इनके केसेस को डेली बेसिस पे जब तक एग्जाम हो नहीं जाता ना, इन 5-7 जो आर्थराइटिस के केसेस हैं इनको जरूर देखें। वो आपको देखते ही ऐसे पता लगना है कि ये, अब इसको देखते ही अगर आपने पेरियार्टिकल ऑस्टियोपेनिया पिक कर लिया ना, आपको सारी की सारी फाइंडिंग मिलती जाएंगी कि जहां जहां जॉइंट्स है वहां वहां आसपास जो है वो बड़ा सख्त। अगर आपको फोर्सफुली बनाना पड़ रहा है, फोर्सफुली से बना दिया है कि लग रहा है, हो रहा है, नहीं है, अच्छा हो सकता है हो, तो फिर आपको नजर भी आ जाएगा, फिर आपको गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन इसमें आपको कोई किसी बंदे को भी दिखाएंगे ना आप, तो वो आपको बता देगा कि ये है। तो इसका मतलब ये है कि अगर तो मतलब आपको 100% श्योर है ना कि पेरियोडिकल ऑस्टियोपेनिया हो रहा है, तो बस का मतलब है फिर अब आप इसके अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस और इनके सारे के सारे फीचर्स जो हैं वो देखने शुरू करें, और उसमें से ही कोई ना कोई चीज़ आपको मिल जाएगी। सॉरी मैं इसमें से दिखाना, मैं जैसे देखता हूँ इसमें जो है वो सोरेटिक लिखा है, सोरेटिक नहीं, ये तो कोई और है, अच्छा नहीं, हाँ ये नहीं था, सॉरी ये वाला है, ये कह रहा था, ये तो काफी ने ठीक किया था। अच्छा हाँ, इसमें डॉक्टर मुदस्सर ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद डॉक्टर आमना ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, एक्सीलेंट। उसके बाद फिर जो है डॉक्टर सैरिश ने लिखा है, वेरी गुड। उसके बाद फिर आर्थराइटिस विद ऑस्टियोपेनिया, इस तरह नहीं करना, सही गल लिखनी है, बिल्कुल ऐसे नहीं करना। तो आसमा खान जो है उन्होंने रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, बिनेश ने भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस लिखा है, फिर अहमद ने भी आर ए लिखा है, न्यूरोलैन ने आर ए लिखा है, और नासरा इकबाल ने भी आर ए लिखा है। तो वेरी गुड, माशाल्लाह, ये सही, काफी मेजोरिटी लोगों ने ठीक किया इस क्वेश्चन को। तो इसलिए अब आप लोगों ने, जो बाकी जिन्होंने ठीक नहीं किया, उनको चाहिए कि ये अच्छी तरह केस को याद कर लें, क्योंकि ये आया ही आया, मतलब आने के 100% चांसेस होते हैं कि आर्थराइटिस का एक केस तो लगना ही लगना है। अच्छा जी, अब ये पेशेंट अगर अब आप देखेंगे ना, इसमें जो फाइंडिंग्स हैं वो बाकी तो है ही हैं, लेकिन अभी तक हमने आपने इस तरह की कैल्सिफिकेशन सॉफ्ट टिश्यू में नहीं देखी अभी तक किसी में, या देखी है। अगर आपको इसमें बाकी सारे जॉइंट को भी साइड पे कर दें, अब अगर आपको इसमें सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन मिल रही है ना, जो कि आपको मिलेंगी, और दूसरा इसमें क्या चीज़ है कि इसके जो आपके ये हैं, सॉरी एक मिनट, हाँ, अच्छा, अब उसके बाद जो एक तो इसमें ये था, दूसरा इसके जो डिस्टल पोर्शंस हैं, ये देखें ये किस तरह के, ये जो है ना मतलब नैरो डाउन, इसकी सॉफ्ट टिश्यू को देखना आपने, कि नॉर्मली जो थी वो सॉफ्ट टिश्यू राउंडेड होता है इधर जाके, लेकिन इसमें जो सॉफ्ट टिश्यू था वो बिल्कुल ही
पॉइंटेड टाइप बना हुआ है। उसकी वजह क्या होती है कि जो स्क्लेरोडर्मा के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ना स्किन स्ट्रेच कर रही होती है, क्योंकि वो उसके अंदर उसके फाइब्रोसिस डेवलप हो रहा होता है ना स्किन के अंदर, तो वो क्या कर रहा होता है, वो उसको ना जिस तरह खींच रहे होते हैं ना लगातार वो होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो डिस्टल पार्ट होते हैं ना बोन ये स्किन के, ये इसने ना उसको खींच के ना उसके आगे बिल्कुल उसको नैरो डाउन किया होता है। तो अगर आप इसके आगे स्किन देखें ना, इसमें हर ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल स्किन होती है कि जो यहाँ से जाके जितनी इधर को स्किन है ना ऑलमोस्ट उतनी ही ऊपर से होके वापस आती है। लेकिन अब आप इनके टिप्स देखें, इनके टिप्स के आगे स्किन है ही नहीं, ये सारी की सारी एट्रोफिड हुई पड़ी स्किन। तो अब अगर आपको ये 3-4 फाइंडिंग नजर आए, फिर जॉइंट्स को छोड़ दे बेशक, ठीक है, इसमें अगर आपको इस तरह के टिप्स नजर आए, आखिर की जो वो हैं उनकी भी जिस तरह वो नर्विंग सी हो रही होती है वो नजर आए, और सॉफ्ट टिश्यू कैल्सिफिकेशन नजर आए, तो ये टिपिकल जो पेशेंट है वो आपको स्क्लेरोडर्मा का होता है, और ये उसी के हिसाब से ही आपने आगे फर्दर डील करना है। तो ये सिंपल जो है वो अमॉर्फस कैल्सिफिकेशन थी, और बाकी जो है वो बाकी इसकी वही फाइंडिंग्स थी ज़्यादा। और तो इसलिए जो है वो आपको इसमें स्क्लेरोडर्मा था, और इसमें अब हम देखते हैं कितनों ने स्क्लेरोडर्मा से ही फिट किया है। एक्रोस्टोलाइसिस बिल्कुल सही वर्ड है, ठीक है, और सादिया अनवर ने बिल्कुल ठीक लिखा है माशाल्लाह, और फिर डॉक्टर मुदस्सर ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है स्क्लेरोडर्मा। उसके बाद फिर जो है वो डॉक्टर आमना ने डर्माटोमायोसाइटिस के साथ स्क्लेरोडर्मा लिखा है, लेकिन आइडियली ये आप ये है कि मेरा ख्याल है कि सिर्फ स्क्लेरोडर्मा लिख दें। और शाजीना ने भी स्क्लेरोडर्मा लिखा है। और उसके बाद फिर मे फेवर हेमांजियोमा नहीं है, psoriasis भी नहीं है, स्क्लेरोडर्मा डॉक्टर जैरम ने ठीक लिखा है, फेजुल्ले हुमा ने ठीक लिखा है। फिर आसमा खान ने ठीक लिखा है, फिर जारा नसरुल्लाह ने ठीक लिखा है, नासरा इकबाल ने ठीक लिखा है। तो ये माशाल्लाह ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने इस केस को भी साथ लगा लेना है, क्योंकि स्क्लेरोडर्मा वाला जो है पेशेंट वो भी नजर आते हैं आपको एग्जाम में। उसके बाद फिर ये वाला वही आपका है, इसके अंदर जिन लोगों ने दो चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि इसके अंदर अल्नर डेविएशन हुई हुई है सारी मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट्स की, और सिग्निफिकेंटली डेविएशन है। तो ये जो है आपके पास दो ही इसमें जो है वो होते हैं, एक तो आपकी वही SLE जो है वो मोस्ट कॉमन होता है, और इस प्रेजेंटेशन को मैंने देखा था, तो ये जैकॉर्ड आर्थ्रोपैथी भी मतलब इसी पैटर्न को ही कहते हैं। मतलब वो कोई उसके अंदर ये नहीं वो कहते हैं कि जी जैकॉर्ड और आर्थ्रोपैथी जो SLE में भी हो सकती है, तो ये नहीं कि ये वही ओवरलैपिंग ही चीज़ें हैं बेसिकली। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इसको हम, और जैकॉर्ड आर्थ्रोपैथी जिन्होंने लिखा है, तो जैकॉर्ड आर्थ्रोपैथी तो वो दोनों ही ठीक है। और इसमें तकरीबन सारों ने ही यही लिखा है, जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाले हैं जिन्होंने कुछ वो लिखे हैं, तो उसमें आपको आइडिया है कि जो प्रॉब्लम है वो ये होता है कि पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस और बोन की बाकी जो इरोजन्स हैं जॉइंट की वो भी जरूर नजर आती है। इसमें आपको सिर्फ सबलक्सेशन नजर आ रही है। सबलक्सेशन से मुराद ये है कि वो बिल्कुल ही एक साइड को मूव हुई पड़ी है, जॉइंट बिल्कुल डिसलोकेट भी नहीं हुआ हुआ, लेकिन वो जॉइंट अपनी जगह पे भी नहीं है। तो जो सबलक्सेशन है इसके अंदर वो जरूर है, लेकिन जो जॉइंट की इरोजन डिस्ट्रक्शन या फिर कोई बहुत ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया नहीं है इसमें। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसको रिमेटॉइड आर्थराइटिस को नॉर्मली फेवर नहीं करती। ठीक है, उसके बाद फिर जैकॉर्ड चारों ने जिन जिन ने लिखा है वो सारे के सारे ठीक हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस कभी भी इस तरह प्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि उसकी वजह ये है कि उसमें सबलक्सेशन ऑफ जॉइंट्स इतनी ज़्यादा नहीं होती, वो हमेशा जो है वो टिपिकली मतलब रिड्यूस जॉइंट स्पेट्स और ऑस्टियोफाइट्स। अगर आपको रिड्यूस जॉइंट स्पेट्स और ऑस्टियोफाइट्स नजर ना आए तो फिर आपने ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं देना, और अगर आपको पेरियार्टिकल ऑस्टियोपिनिया नजर आ गया फिर भी ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। बहुत रेयर कंडीशन है जो सिर्फ जिसमें एक्यूट और क्रॉनिक किस्म का ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसमें सेकेंडरी को इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आ जाती है, तो उसके साथ तो कई तो ऑस्टियोपिनिया आता नहीं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के अंदर ऑस्टियोपिनिया कभी भी नहीं होगा, उसकी बोन डेंसिटी हमेशा प्रिजर्व रहेगी, और यही उनके फीचर्स देखने होते हैं आपने। ठीक है, उसके बाद फिर SLE जिन्होंने लिखा है बिल्कुल ठीक है, और वो जैकॉर्ड जिन्होंने लिखा है बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर अगला पेशेंट जो था वो आपका ये टिपिकल वही हम पहले भी कई बार देख चुके हैं ये जो आपका मेटाफिजियल रीजन है जहाँ पे एक इलेक्शन पड़ी हुई है, और आपको वो इस जगह जा रहा है, ये लोकेशन इसकी देख लें। तो ये जो है ये आपका टिपिकल एक ब्लू एब्सेस जो है या क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस जो है उसका पेशेंट होता है। और ये भी मतलब पता नहीं इन लोगों का क्या इस पे भी ऑब्सेशन है एग्जामिनर्स की, कि ये भी इस तरह का भी ये केस जरूर लगाते हैं कि जिसमें वो ब्लू एब्सेस या लिटिक लीजन, और फिर आपके साथ सारी डिस्कशन उसमें करनी पड़ती है। ये UBC नहीं है, UBC के साथ इतना स्क्लेरोसिस कभी भी नहीं होता इसमें। अगर आप जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग थी ना, और ये एक्सरे ही लगता होता है, इसलिए मैं आपके साथ इसका पहले एक्सरे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, डेंटल लिटिक एरिया है,
ठीक है। और उसके बाद जो है वो उसके आसपास एक्सटेंसिव किस्म का जो है वो स्क्लेरोटिक एरिया है, जो कि ये सारे के सारे डिफ्यूज स्क्लेरोसिस जा रहा है। ठीक है। और ये जो प्रेजेंटेशन है बाकी सारी बोन्स का देखें कि ठीक है डेंसिटी, लेकिन इसकी डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हुई हुई है। तो जो आपके पास पेशेंट होते हैं यूबीसी के, उसमें आपको आइडिया है कि वो कभी भी इस तरह साथ स्क्लेरोसिस नहीं देते, तो इसमें स्क्लेरोसिस आया हुआ था। तो ये जो है वो सबसे पहले आपने उसको देखना है। उसके बाद फिर सिंपल बोन सिस्ट या यूनिकॉर्नल बोन सिस्ट का ये याद रखें, काफी लोगों ने पता नहीं क्यों लिखा है इसको, लेकिन आप याद रखेंगे इस बात को कि उसके साथ इतनी डेंस और इतनी स्क्लेरोटिक बोन क्यों होगी। अच्छा, उसके बाद फिर एक ने इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा लिखा है। इयोसिनोफिलिक ग्रेनुलोमा का भी ये प्रॉब्लम है कि उसके साथ भी आपकी जो है वो इतनी ज्यादा शदीद किस्म की स्क्लेरोसिस क्यों आएगी, वो भी लिटिक लीजन है। जियोड लिखा है एक ने। जियोड क्या होता है? जियोड जो होता है हमेशा जॉइंट स्पेस में ऑस्टियोआर्थराइटिस के बाद जो जॉइंट के अंदर सिस्ट डेवलप होती है वो आप उसको कहते हैं जियोड। तो या जो वो सब कॉन्ड्रल सिस्ट जिसको कहते हैं, उसमें क्या होता है? उसमें ये होता है कि जो जॉइंट का स्पेस है उसमें से इरोजन होती है और वहां से वो एक पानी या जो फ्लूइड जॉइंट फ्लूइड वो अंदर को इन्वेजिनेट करनी शुरू करती है और वहां पे वो एक सिस्ट बना देती है। तो नॉर्मली जो जियोड होता है उसकी आपको एक तो इतना दूर नहीं होता, दूसरा इस एज ग्रुप में, जिस एज ग्रुप में ये है कि जिसमें आपको इसका ये जो क्या कहते हैं, ये जो इसकी ग्रोथ प्लेट है वो आपको इंटैक्ट नजर आ रही है, तो इस एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस लेस लाइकली पॉसिबिलिटी है। और जियोड इज द फाइंडिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अच्छा जी, उसके बाद फिर जीसीटी। जीसीटी मैं अभी दिखाऊंगा क्योंकि एक पेशेंट है कि जीसीटी का, उसको भी हम डिस्कस करते हैं कि जीसीटी ये क्यों नहीं है। जीसीटी भी इस तरह नहीं होता। और जीसीटी किस चीज़ का ट्यूमर है? जीसीटी जो होता है वो हमेशा जॉइंट सेल ट्यूमर है। जॉइंट सेल ट्यूमर किसका है? वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट का। तो ऑस्टियोक्लास्ट जहाँ पे आ जाएंगे वहाँ स्क्लेरोसिस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? बोन को काट कर फेंकना। तो अगर आपको स्क्लेरोसिस नजर आ गया है तो सबसे पहले जो चीज़ आउट होगी वो जीसीटी होगी, क्योंकि जीसीटी में स्क्लेरोसिस के अलावा सब कुछ हो सकता है, स्क्लेरोसिस नहीं हो सकता। स्क्लेरोसिस और इतना एक्सटेंसिव स्क्लेरोसिस, तो इसलिए जीसीटी में जब भी आपने देखना है वो हमेशा लिटिक लीजन आइडियली शुड बी नो स्क्लेरोटिक मार्जिन। नो स्क्लेरोटिक यानी उसका कोई स्क्लेरोसिस का मार्जिन भी नहीं होगा। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है आपके उसमें वो जो है ना उसमें करना है। और दूसरा ये होता है कि अच्छा, उसके बाद और किसने लिखा है? एबीसी। एबीसी बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि एबीसी में क्या होता है वो भी एक्सेंट्रिक होता है और उसका भी मार्जिन उसके इस तरह के होते हैं, वेल डिफाइंड होते हैं जो एबीसी के मार्जिन हैं। फिर जीसीटी लिखा है एक ने। जीसीटी नहीं है बिल्कुल भी। जीसीटी को याद रखें, एक तो ये एज ग्रुप नहीं है, क्योंकि जो जीसीटी है उसका एज ग्रुप क्या है? 40s। ये तो भी मेरे ख्याल से 12-14 साल का बच्चा होगा। तो इसलिए कितने साल? 17 साल। ठीक है, तो इसमें इस एज ग्रुप के तो जीसीटी नहीं होता। जॉइंट सेल ट्यूमर इज लाइक 35-40 ईयर्स। और दूसरा वो मेटाफिजियल लीजन नहीं है, वो एपिफिजियल और लीजन है जो कि ऑलमोस्ट ऊपर तक पहुंचता है जॉइंट सर्फेस तक, यानी कि उसकी सब आर्टिकुलर एक्सटेंशन होती है। वो भी हम देखेंगे, उसमें थोड़ी सी एटिपिकल वेरिएशन आ सकती है, लेकिन ये जो है जिस तरह स्क्लेरोसिस है वो कभी भी जीसीटी को फेवर नहीं करेगा। तो ये सिंपल एक ब्रूडी सेप्सिस क्रॉनिक ऑस्टियोमाइलिटिस का पेशेंट था। इसलिए इस तरह के केसेस को आप लोगों ने कॉम्प्लिकेट नहीं करना होता, इसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलें। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके चलेंगे आप बिल्कुल सीधा सीधा इसको निकाल देंगे। अब ये देखें, ये उसके साथ ही आ गया, शुक्र है। अब आप ये देखें, इस लीजन को देख के मुझे ये बताएं, इसमें आपको कहीं पे कोई स्क्लेरोसिस का नजर आ रही है निशानी? जहां पे भी मार्जिन खत्म हो रहा है उस लीजन का, आपको सब कुछ नजर आ जाएगा, स्क्लेरोसिस नजर नहीं आएगा। उसकी रीजन क्या है कि जो जाइंट सेल ट्यूमर है, वो जाइंट सेल्स जो है वो बेसिकली कौन से हैं? वो जो मैक्रोफेजेस होते हैं, जिन्होंने आके मॉडिफाई होके क्या करना होता है? बोन को उड़ाना होता है, काटना होता है। तो उसका काम ही ऑस्टियोक्लास्ट का यही है ना। तो अब अगर ऑस्टियोक्लास्ट क्या ट्यूमर है, ऑस्टियोक्लास्टोमा भी कहते हैं ना जॉइंट सेल ट्यूमर को, तो अगर ऑस्टियोक्लास्टोमा है तो वो स्क्लेरोसिस कहाँ से लेके आ सकता है? उसका तो काम है जहां जहां वो जा रहा है उसमें बोन को उड़ाते जाना है। तो इसलिए ये पिक्चर जरूर है उसकी, जो आपकी जीसीटी है, लेकिन ये वाली जो पिक्चर है, जो स्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस है, वो कभी भी जीसीटी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये जो है ये जीसीटी का इस तरह आएगा पेशेंट, जिसमें एक आपको एक इंतहाई लिटिक किस्म का या वो जो लीजन विद नो स्क्लेरोटिक मार्जिन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोई स्क्लेरोसिस नहीं है कहीं पे भी, आप कहीं से मार्जिनेट उसको स्क्लेरोसिस नहीं कर सकते। अच्छा, उसके बाद फिर जो है वो इसमें जब हम जाते हैं, अच्छा दूसरा इसके जो फीचर होते हैं ना जीसीटी के, वो ये होता है कि इसमें अब इसमें देखें जहाँ जहाँ भी वो लीजन पड़ा हुआ है ना, उसने बड़ा मरी के अपने वो जहाँ जहाँ वो है वो बोन उड़ाई हुई है। और दूसरा नॉर्मली नॉर्मली ये जो लीजन है, ये अगर आप इधर देखें ना तो ये ऑलमोस्ट उसकी ये आर्टिकुलर सरफेस को
टच कर, ये देखें यहाँ तक ना ऑलमोस्ट आर्टिकुलर सरफेस तक पहुंचा हुआ है, यहाँ से भी आर्टिकुलर सरफेस तक ऊपर बोन पड़ी हुई है, लेकिन ये लीजन यहाँ तक आया हुआ है। तो ये जो इसका है ना पैटर्न आर्टिकुलर सरफेस को रीच करने का लिटिक लीजन के अंदर, ये सिर्फ जीसीटी का कमाल है। इसमें और आपको कोई ऐसा ट्यूमर नहीं मिलता जो जाके आर्टिकुलर सरफेस को टच कर दे। क्यों लिटिक, ठीक है, जो लिटिक लीजन में अगर आपको विदाउट स्क्लेरोसिस कोई भी लीजन जॉइंट स्पेस तक पहुंचता हुआ नजर आ रहा है ना, तो इनडेफिनेटली वो जीसीटी होगा। और स्पेशली जिस तरह अब ये मेच्योर स्केलेटन है, अब देखें इसमें सारे के सारी चीज़ें इसकी फ्यूज हुई पड़ी हैं, इसमें कोई भी चीज़ अनफ्यूज नहीं पड़ी हुई। तो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं ये आपको उसमें करेंगे। अच्छा, इसमें जो है जोन ऑफ ट्रांजिशन है। अच्छा, इसमें जो टेक्निकली एमआरआई में होता है ना, इसमें उसमें तो जोन ऑफ ट्रांजिशन बिल्कुल क्लियर होता है इसका हमेशा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट मार्जिन है। इसमें भी जो इसका बाकी सारे मार्जिन है वो तो ऑब्वियसली क्लियर है, लेकिन लोअर मार्जिन थोड़ा सा इरेगुलर है। और जीसीटी को इसीलिए भी आपकी जो डेफिनेशन है उसमें वो दोनों में जाता है, वो अग्रेसिव भी होता है और वो बिनाइन भी होता है। वो मेलिग्नेंट भी हो सकता है, वो नॉन मेलिग्नेंट भी हो सकता है। मेलिग्नेंसी से मुराद ये है कि उसकी जो एग्रेसिवनेस है वो कई दफा बहुत ज़्यादा भी होती है, और रिकरेंस उसका बेतहाशा है। आपने भी देखे होंगे कितने सारे पेशेंट्स आप लोग रिव्यू करते रहते हैं जो जीसीटी के होते हैं, और वो बार 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 रीग्रो करते रहते हैं। तो इसलिए ये कोई वो यानी कि जिसमें होता है ना कि बिल्कुल हम इसको बिनलाइन वैरायटी में नहीं लेके जाते जीसीटी को। इसमें एग्रेसिव फीचर्स होते हैं, लिटिक लीजन होता है, और इसके वो आपके डिफरेंट मार्जिन होते हैं। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम आया वो क्या आया कि चूंकि आप लोगों ने ये सारे फीचर्स को इग्नोर कर दिया, तो किसी ने मेट्स लिखा है, किसी ने फेब्रिक डिस्प्लेसिया लिखा है, किसी ने लिम्फोमा लिखा है। लिम्फोमा वाले तक तो बात ठीक है, क्योंकि लिम्फोमा हो सकता है कि इस तरह के पेरेंट्स दे दे। लेकिन जो मैट्स है वो भी ठीक है, फाइन है। लेकिन इस तरह का लीजन जो उसके आर्टिकुलर सरफेस को टच कर जाए ना, उसमें आपने पहले नंबर पे जीसीटी लेके आना है। जीसीटी पे कोई गुंजाइश नहीं होती, जीसीटी वो जीसीटी है। और फिर स्पेशली अगर आप कोई लीजन इतना अच्छा यहाँ पे भी दिखा दें कि वो आर्टिकुलर सरफेस को टच कर रहा है, तो अगर आर्टिकुलर सरफेस को टच करता हुआ कोई भी लिटिक लीजन है ना, आपने उसको सबसे पहले जीसीटी लिख देना, उसके बाद जो मर्जी लिखते रहे, ठीक है, उसके बाद आपकी मर्जी है आप लिखने। लेकिन जो दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ने इविंग्स भी लिखा हुआ है। इविंग्स इसमें नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इविंग्स जो होता है वो कौन सा रीजन है, वो डायफिजियल रीजन है, वो एपिफिजियल रीजन नहीं। तो इसलिए आपने इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एज डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारों को कंसिडर करना है, ठीक है। और एक में सिकल सेल तो किसी भी तरह नहीं है, ऑस्टियोसार्कोमा भी नहीं है। ऑस्टियोसार्कोमा में जो है वो हमेशा कॉन्ड्रॉइड मैट्रिक्स होता है, उस लिटिक नहीं होता। जियोड फिर लिख दिया किसी ने, जियोड इतना बड़ा कैसे हो सकता है, और वो तो इतना नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ऑस्टियोसार्कोमा मैट्स। तो खैर इसमें जो जीसीटी प्राइमरी में एक बंदे ने लिखा था, लिखा था प्राइमरी में पहला डायग्नोसिस जो है वो है डॉक्टर ज़ारा नसरुल्लाह, उन्होंने जीसीटी लिखा है सिर्फ। बाकी उन्होंने डिफरेंशियल में कुछ ने एक दो ने लिखा है इसको, उनका भी शायद एक ही बंदे ने लिखा है, डॉक्टर आमना ने वो, और एक ने हाँ डॉक्टर सादी अनवर ने भी लिखा है। तो ये बेसिकली जो है वो उन्होंने दिए हैं। लेकिन फिर भी याद रखें कि जो इस तरह का लीजन आए ना, उसको आपने बड़ा एहतियात के साथ जो है वो डील करना है। इसको अच्छे भले यानी कि क्या कहते हैं, चंगे भले के इसको ख़राब नहीं करना आप लोगों ने। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, इसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ लेटरल व्यू में आपको यहाँ पे एक फ्रैक्चर लाइन नजर आ रही थी जिसमें सक्रल का फ्रैक्चर था, और फ्रैक्चर का ये जो डिस्टल पार्ट है ये आगे गया हुआ था, और इसमें भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो रहा था यहाँ से फ्रैक्चर जाने का। तो ये बेसिकली एक सिंपल सैक्रल फ्रैक्चर का केस था, इसमें कोई खास चीज़ नहीं थी। एमआरआई में हमेशा कंफ्यूजिंग होता है, याद रखना है। ये जो जीसीटी है ये हमेशा आपको ऐसा ही नजर आता है, ये देख लें आप तस्वीर इसकी याद कर लें, ये जीसीटी ऐसा ही नजर आएगा आपको, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। कि और जीसीटी आपको किस तरह का नजर आएगा, मैथ्स होगा जो कि उसमें आपको बिल्कुल लिटिक सा पड़ा होगा, और वो जिस तरह ये पड़ा हुआ है ये मैथ्स है, और ये वो है। और कई दफा इसके साथ एबीसी सेकेंडरी बनी होती है, तो उसके साथ फिर आपको एबीसी के फीचर भी नजर आएंगे। जरूरी नहीं कि आपको हर जीसीटी के साथ एबीसी बनी नजर आएगी, लेकिन हो मेजोरिटी में हो भी सकती है। लेकिन स्टिल ये याद कर लें, इस तरह का जो ट्यूमर टाइप अपीयरेंस है वो ट्यूमर है, वो मतलब वो मेटास्टाइज, सॉरी, यानी कि सेल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो मतलब कोई बिनाइन। हाँ ये जरूर है कि मेटास्टाइज नहीं करता बहुत ज़्यादा, अनलेस के बहुत ज़्यादा मिलकुल ना हो जाए। लेकिन वैसे वो लोकली एग्रेसिव ट्यूमर है, मतलब वो जिस तरह कॉर्डोमा वगैरह होता है, ये उस तरह का ट्यूमर है, मतलब लोकली इसने ठीक ठाक तंग करना होता है। तो इसलिए आप उसको इतना बिनाइन बटियोलॉजी में नहीं लेके जाना जीसीटी को, वो इस तरह की। और ये एमआरआई की पिक्चर याद कर लें, इसकी ऐसी ही होती है बिल्कुल। अच्छा जी, ट्रोमेटिक सैक्रल फ्रैक्चर जो था ये बिल्कुल सीधा केस था, यानी कि जिसको कहते हैं बिल्कुल सैक्रियल। अच्छा चले यार, अब इसमें भी जो है वो नहीं, सैक्रम का फ्रैक्चर है ये, देखें S1 S2 S3 S4 S4 के लेवल का फ्रैक्चर है। कॉक्सिक्स तो ये नीचे आती है यहाँ पे।
तो सैक्रल फ्रैक्चर जिसने लिखा है, और ये देखिए यहाँ बिल्कुल ट्रॉमा लाइन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इसमें भी सैक्रोलाइटिस भी लिखा हुआ है किसी ने। अब यहाँ पे ये देखिए ये पूरे का पूरा ट्रॉमा लाइन जा रही है यहाँ पे सैक्रल फ्रैक्चर। इसको देखें, इसको सैक्रम को भी आपने लेटरल में भी देखना होता है। लेटरल में ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको एज कम्पेयर टू एपी के, जिसमें आपको कई बार इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही होती, क्योंकि आगे जो है वो बाउल गैस आ रही होती है। S3 मिनट डिस्प्लेस नहीं है, ये तो फ्रैक्चर है पूरे का पूरा। ये देखिए ये लाइन गई है ट्रॉमा की, यहाँ से पूरे का पूरा टूट गया है। सैक्रम का दो पार्ट है, तो ये वाला पार्ट आगे आया पड़े, और डिस्प्लेस्ड है, आगे आया हुआ है, नॉन डिस्प्लेस भी नहीं है, सैक्रोलियाइटिस नहीं है। अ, ये तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रॉमेटिक सैक्रल फ्रैक्चर था, इसमें तो कुछ भी नहीं देना, S3 S4 के लेवल पे था, और एंटीरियर डिस्प्लेसमेंट थी इसकी। अच्छा जी, उसके बाद जो अगला पेशेंट था वो आपका था हाँ ये मजेदार केस था। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन डाली गई थी, और वो इसलिए डाली गई थी कि कई दफा इस तरह के पेशेंट आपको नजर आते हैं, आपको अपनी प्रैक्टिस में भी नजर आते हैं, कि जिसमें जो है ना, अब आपके पास ये प्रॉब्लम होता है कि ये पूरे का पूरा एक फैट कंटेनिंग लीजन है, जिसने बोन को भी किया हुआ है, उसके अंदर एक साइड पे कैल्सिफिकेशन पड़ी हुई है। तो ये लाइपोमा के अंदर आपको पता है कि जो लाइपोमा होता है वो बिल्कुल यानी कि फैट की तरह बिहेव करेगा ना। और अगर फैट में ट्रॉमा होता है तो क्या होता है कि जो उसके ट्राइग्लिसराइड रिलीज होते हैं, फिर वो कैल्सिफाई कर जाते हैं। तो ट्रोमेटिक रिस्पॉन्स ऑफ फैट इज कैल्सिफिकेशन। तो उसके बाद जो वो कैल्सिफिकेशन होती है, दैट्स अ डिस्ट्रॉफिक कैल्सिफिकेशन, जब वहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हम कि यहाँ कैल्सिफिकेशन आएंगी, लेकिन वो आ जाती हैं। तो जो पोस्ट यानी कि लाइपोमा चूंकि बड़ा होता है, कोई इम्पैक्ट हुआ, कहीं से ट्रॉमा हुआ, कहीं से चोट लगी, तो उसके बाद जो फैट होता है ना, उसका प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो रिलीज करता है ना, तो वो ट्राइग्लिसराइड और पता नहीं क्या उसका हिसाब किताब रिलीज होता है, तो वो क्या करता है, वहाँ जहाँ जहाँ से भी उसका ट्रॉमा हुआ होता है ना, वहाँ पे इवेंचुअली कैल्सिफिकेशन बननी शुरू हो जाती है। और ब्रेस्ट में भी आपको याद होगा कि ये फीचर डोमिनेंट है कि जब ट्रोमेटिक उसकी इंजरीज होती हैं, तो वहाँ पे फिर फैट निक्रोसिस और कैल्सिफिकेशन आ जाती हैं आपकी ब्रेस्ट में भी। तो इसमें ये याद रखना है आपने कि ये जो फुल फैट कंटेनिंग लीजन है, इसमें तो फैट के अलावा लीजन ही कोई नहीं है, तो उसके अंदर अगर आपको फैट कंटेनिंग लीजन नजर आ रहा है, उसके सेंटर में आपको कैल्सिफिकेशन नजर आ रही है, that's most likely a dystrophic calcification in a soft tissue lipoma, which are not very aggressive, और उसमें जो है वो सेकेंडरी लाइकली ड्यू टू सम ट्रॉमा होती है। ठीक है, तो अगर आप इसमें भी देखें तो ये जो इसमें था, ये सारे का सारा उसके साथ ही था, और ये भी उसमें ये नज़र आ रहा था आपको, ये पूरे का पूरा कैल्सिफिकेशन, और ये सारी फैट थी इसके अंदर। तो ये फैट के अंदर कैल्सिफिकेशन थी, तो ये सिंपल लाइपोमा था एक, और लाइपोमा के अंदर कैल्सिफिकेशंस थी। और आपने अगर और डिफरेंशियल को देना था इसके साथ, तो दैट वुड बी ए लाइपोसार्कोमा, और कॉन्ड्रोसार्कोमा कह सकते थे, लेकिन कॉन्ड्रोसार्कोमा में फैट उसके बड़ा हाईली अगेंस्ट था। तो इसलिए जो है जिन जिन लोगों ने और पर ऑस्टियल ऑस्टियोसार्कोमा तो बिल्कुल नहीं, इतना बड़ा फैट को भी तो आपने कहीं ना कहीं डालना है ना, जब आपको लीजन दे रहे हैं इतना बड़ा फैट के साथ, ये पूरे का पूरा फैट है ना, मसल्स तो ये है एटेन्यूएशन, लेकिन ये पूरे का पूरा बोन की हर तरफ से फैट आया हुआ है। तो ये जो है आपको दिखा सकते हैं केस, तो इसलिए आपने इसमें याद रखना है कि ये लाइपोमा विद कैल्सिफिकेशन थी। तो अब हम ये देखते हैं कि किसने लाइपोमा विद कैल्सिफिकेशन लिखा है, तो किसी ने भी नहीं लिखा। तो इसलिए जो है, अच्छा जी, कोई कह रहा है मैंने लिखा है, नहीं। हीमार्थ्रोसिस, एक्सरे में हीमार्थ्रोसिस, हीमार्थ्रोसिस यहाँ होता है जॉइंट के ऊपर, वो जॉइंट से नीचे तो नहीं आएगा ना, कि देखिए ये तो यहाँ आया पड़ा है। ये जॉइंट के अगर अगर हीमार्थ्रोसिस होता तो वो यहाँ पे आना चाहिए था ना, सेंटर्ड इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। ये तो यहाँ मिड पार्ट में, यानी प्रॉक्सिमल शाफ्ट के अंदर है। तो इसमें जो है वो आप लोगों ने ऑलमोस्ट सारों ने नहीं इसको पिक किया, और जिन्होंने लिखा है उन्होंने ज़्यादातर ने इसको मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस बनाने की कोशिश की है। और मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस के अगेंस्ट क्या चीज़ है इसके अंदर के, मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस जो होती है वो नॉर्मली किस में होती है, मसल्स के अंदर, मसल्स की जो लेयर्स होती है ना वो उनके साथ साथ चलती है। ये तो फैट के अंदर पड़ी है, सेंट्रल पार्ट ऑफ फैट के अंदर है, इसलिए ये जो है मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में भी मतलब कह सकते हैं आप, ठीक है, अगर और कुछ नहीं है तो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस कह दें। तो इसलिए जो है ना उसके अंदर आपके देना चाहिए। कैल्शियम मायोनेक्रोसिस भी जो होती है वो आपकी किसके साथ होती है, मायोनेक्रोसिस मीन्स के मायो मसल की नेक्रोसिस, तो वो भी मसल के अंदर होगी, ये तो फैट के अंदर है ना। तो इसलिए जो है इसको आपने अगर उससे करना है तो ये याद रखें कितना बड़ा फैट का लीजन है, उसके अंदर कैल्सिफिकेशन है। तो मसल की तो सारी कहानी निकल गई ना, मसल तो उसके अंदर नहीं आ सकता, मसल मसल तो फैट नहीं बना ना, वो बेसिकली लाइपोमा था, लाइपोमा के अंदर नेक्रोसिस या जो भी प्रोसेस हुआ जिसके बाद कैल्सिफिकेशन हो गई। और मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस में याद रखना है कि वो हमेशा आपके पैर जॉइंट के अराउंड ज़्यादा होती हैं, और दूसरा उसमें वो लेयर्स में ज़्यादा होती हैं, और तीसरा वो मसल्स में होती हैं, क्योंकि मसल के जो सेल्स हैं वो
मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे होते हमने क्या करना है। अच्छा जी, इसमें जो था आपकी एक फ्रैक्चर था उसमें, जो कि लेफ्ट सैक्रोइलिक जॉइंट के अलोंग था, ठीक है, और वर्टिकल फ्रैक्चर डिसलोकेशन यहाँ पे था लेफ्ट इसके अराउंड। और उसके अलावा फिर जो है सैक्रल विंग्स, पीरियड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेटरल फ्रैगमेंट्स, और जो यही यानी कि वो बेसिकली वर्टिकल शियर इंजरी है जो कि पेल्विस की, जो आप लोगों ने देखी हुई है, जहाँ से ये पूरे का पूरा जो है ये सेपरेट हुआ हुआ है, और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे ये फ्रैक्चर लाइन से जा रही है इसके अंदर, और यहाँ पे भी आप देखें तो आपको आइडिया हो रहा है, और यहाँ पे भी। तो ये बेसिकली जो है वो आपकी वर्टिकल शियर इंजरी ऑफ पेल्विस है, और प्यूबिक सिम्फिसिस डिस्टर्बटेड है। उसके बाद जो है ना, लेफ्ट प्यूबिक सिम्फिसिस की ऊपर गई हुई है, डिस्प्लेसमेंट है। और उसके अलावा यानी वही जो जिस तरह वो ओपन बुक टाइप फ्रैक्चर्स होते हैं ना, जिसमें वो एक साइड ऊपर चली जाती है, उसके बाद यहाँ पे इस फ्रैक्चर की वजह से ये थोड़ा ऊपर चला गया है। ट्रॉमास ऑफ पेल्विस भी इंपॉर्टेंट है, सारी बात एक अद्दा तो आता ही है। डायस्टेसिस ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस, वर्टिकल रोटेशन इंजरी ऑफ सैक्रम, पेल्विस की है ये, जो है ना पेल्विक। और पेल्विस की भी आपने देखनी है, अगले वाले टेस्ट में मैं दूंगा ये पेल्विस की एक दो ना फिर इंजरीज आपके लिए। ये ठीक था ये, चले शुक्र है, एक केस काफी सारे लोगों ने ठीक किया था, जो जिसके बाद काफी खुशी हुई। लोग इसमें कर रहे हैं कुछ ना कुछ। तो ये जो है सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यू एरियाज हैं, और सटल वो जिस तरह नहीं होती, ग्रेनी सी कैल्सिफिकेशन पड़ी होती है, हाइपरडेंसिटी होती है, उस तरह का ये सारा पड़ा हुआ था। और ये जो था ये टिपिकल जो है वो गाउट का पेशेंट था। और इसमें ये सारी की सारी जो थी, ये देखिए आप, अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो सारे जॉइंट्स के अराउंड पूरी की पूरी स्वेलिंग्स पड़ी हुई थी, जो जॉइंट स्पेस के अंदर ये हाइपरडेंसिटी सी आ रही थी। ये देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। और उसके बाद जो है वो ये जो ये इस जॉइंट के अंदर थोड़ी सी इरोजन्स भी हैं, ये जिसमें आपको देख रहे हैं इस साइड के ऊपर भी। और उसके बाद तो ये जो, अगर आपको इस तरह की हाइपरडेंस एरियाज की कलेक्शंस बनी नजर आए हैं जॉइंट के अराउंड, जैसा ये नजर आ रही है सॉफ्ट टिश्यू जो जॉइंट के अराउंड है, तो ये टिपिकली जो है ना गाउट की ही होती है। ये याद रखें, अगर आपको नहीं भी बहुत सारे टिपिकल हिंगिंग मार्जिन टाइप चीजें मिल रही, तो स्टिल ये गाउट है। क्योंकि गाउट ने अपनी जो प्रेजेंटेशन है, मैंने शायद पहले ही बताया था कि प्रेजेंट करने में कई दफा जो, सॉरी, अटैक्स के 7 7 साल बाद जो है ना जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं सही तरह। उससे पहले आपको सॉफ्ट टिश्यू इस तरह की जो है वो सटल सी हाइपर डेंसिटी सी मिलती हैं, जो जॉइंट्स के अराउंड फैली हुई होती हैं। तो इसमें मोस्ट लाइकली जो था ना ये, यानी कि ये अब आपने याद रखना है, ये टिपिकल टिफिशियस गाउट है। और इसमें वही जो है ना मल्टीपल स्मॉल जो है वो एरियाज हैं। और इसमें ऑलमोस्ट सारों ने ठीक लिखा है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको सोरोसिस सोरासिस भी बनाया है। सोरासिस के अंदर जो है ना वो याद रखें कि पेरियोस्टाइटिस और वो सारी की सारी आपको चीज़ें जो है वो मिलनी चाहिए। सार्कोइडोसिस, सार्कोइडोसिस अभी हमने देखा है किस तरह का होता है, वो लेसी फिंगर्स वाला पैटर्न आएगा उसमें। तो ये टिपिकल गाउट, बस ये देखें। और ये एक जॉइंट के अराउंड है सारी, ये देखें कितना अच्छा क्लियर, ये वाला जॉइंट कितना अच्छा उड़ाया हुआ है उसने। ये देखिए यहाँ पे सारी के सारी ये पूरी की पूरी कैस वो डेंस एरिया, ये डेंस एरिया, फिर ये डेंस एरिया, ये डेंस एरिया। उसके बाद फिर मैं इधर आता हूँ, ये देखिए ये पूरी की पूरी सी कलेक्शन पड़ी है। उसके बाद यहाँ पड़ी हुई है, यहाँ पे भी जॉइंट उड़ा हुआ है। उसके बाद ये भी जॉइंट की स्पेस कम हुई हुई है। उसके ये फिर इधर से ये देखें पूरी की पूरी इस उंगली में, ये सारे के सारे एरियाज, ये सारे जॉइंट के एरियाज हैं, जिसके अंदर जो है वो काउट की क्रिस्टल्स जमा हुए पड़े हैं, जो हमें नजर आ रहे हैं। और एवरेज टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इज 7 years, लाइक 7 साल के बाद जाके जॉइंट जो है ना वो तबाह होने शुरू होते हैं। और वो जो टिपिकल आपको पिक्चर नजर आती है कि जी ये उड़ गया वो उड़ गया, तो वो उसके बाद नजर आते हैं। लेकिन ये भी आपको याद रखना है आप लोगों ने, ये गाउट की पिक्चर है। जी, केस नंबर 21 जो था, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से मुश्किल केस था आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी यही था कि इसमें ये पेरियोस्टल कॉन्ड्रोमा का केस होता है। तो इसमें मतलब ये एक एक्सोस्ट्रोटिक लीजन होता है, जो कि बाहर की तरफ सरफेस से निकलता है। और इसमें बहुत ही थोड़ा सा पेरियोस्टल रिएक्शन होता है। और लेकिन ये इस तरह का जो पेशेंट है ना, वो नॉर्मली आपका पेरियोस्टियल कॉर्डोमा का जो है पेशेंट कहलाता है। उसके बाद फिर अगला पेशेंट था आपका 22 नंबर, उसमें ये अच्छा के पेशेंट था, क्योंकि इसमें उन्होंने सीटी भी आपको दिया हुआ था, और एक बहुत बड़ा सारा डिस्ट्रक्टिव लीजन था जो कि यहाँ तक आ रहा था, और इसके अंदर मल्टीपल जो है वो कैल्सिफिकेशन टाइप एरियाज थे। तो ये यहाँ पे ओल्ड एज पेशेंट के अंदर, जिस तरह 55 years का हो या जिस तरह मेच्योर स्केलेटन हो, और अगर डिजेनरेटिव चेंज नजर आ रही हो, तो पहले इसका ट्यूमर ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्ड्रोसार्कोमा ही होता है। ठीक है, क्योंकि कॉन्ड्रोसार्कोमा ओल्ड एज में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पेल्विक रीजन में ही, और आइलिक बोन और आइलिक ये जो ब्लेड है उस पेल्विक बोन्स को, इनको बड़ा प्रिडोमिनेट इन्वॉल्व करते हैं। तो ये टिपिकल जिस तरह के इसमें वही मैट्रिक्स भी था, और कॉन्ड्रोसार्कोमा का पेशेंट था। और इसमें जो है वो
हीविंग सार्कोमा तो नहीं बनता, ऑस्टियोसार्कोमा भी नहीं बनता, कॉन्ड्रोसार्कोमा है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद फिर लेफ्ट एक्सोलिन डॉक्टर शादीना ने ठीक दिया है, फिर सैरिश ने ठीक दिया है, फिर जैगम ने ठीक दिया है, काफ़ी सारे लोगों ने माशाल्लाह, इसका मतलब है कि इसको ठीक किया है। पेजेंट्स डिजीज नहीं है, पेजेंट्स डिजीज ना डिस्ट्रक्टिव कभी भी नहीं होता। कॉर्डोमा नहीं है, कॉर्डोमा जो है वो प्री सेक्रल कॉक्सिस के अंदर से निकलता है। और कॉन्ड्रोसार्कोमा जिन्होंने लिखा है वो बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। अच्छा जी, उसका क्वेश्चन नंबर 33 था। हाँ, ये पता नहीं क्यों आप लोगों ने नहीं सही पिक किया, मुझे तो इसकी समझ नहीं आई है। आप लोगों को इस पे एपी पे ही बड़ा अच्छा पता लग जाना चाहिए था। ये देखिए यहाँ से आप इसको देखें, ये ठीक है, इसको देखें, ये ठीक है, लेकिन जब आप इसको देखते हैं तो क्या हो रहा है कि यहाँ से ये पूरे का पूरा ट्रांसफर भी टूटा पड़ा है। ये वाला जो एरिया है इसका L3 का, 1 2 3 L3 से, और फिर ये लाइन पूरी की पूरी क्रॉस करती हुई यहाँ से यहाँ तक जा रही है, और ऑलमोस्ट इस जगह से भी ये सारा डिस्ट्रक्शन हुई पड़ी है। तो इसका ट्रांसवर्स प्रोसेस से फ्रैक्चर स्टार्ट हो रहा है, और ये पूरी बॉडी से गुजरता हुआ इधर से निकलता हुआ इधर से निकल रहा है, यानी कि थ्रू एंड थ्रू जो है इसको किया गया। उसके बाद जो L4 है वो भी आप देखें, बिल्कुल इसके ये दोनों स्पाइन जो इसके ये पेडिकल्स हैं, ये दोनों बिल्कुल ठीक पड़े हैं, यहाँ पे भी ये ठीक पड़े हैं। और इसके बाद लेकिन ये जो इसके ट्रांसवर्स प्रोसेस, सॉरी, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं इसके, वो सारे के सारे जो है यहाँ पूरी की पूरी एक ल्यूसेंट लाइन है जो क्रॉस एंड क्रॉस करती हुई दूसरी साइड तक जा रही है। तो ये तो, और उसके बाद फिर क्या था, उसको अगर आप इसको लेटरल में देखें तो वो उसको पूरी का पूरा आपको यहाँ पे ये भी नजर आ रहा था, ये टूटा पड़ा है बिल्कुल, यहाँ से ये लाइन दरमियान से गुजरी हुई है, उसके ऊपर नीचे डिस्ट्रैक्ट हुआ हुआ है। और डिस्ट्रैक्शन फ्रैक्चर क्या होता है कि जिसमें जो है ना वो यूं खुलता है और वो दरमियान से टूट जाता है जो वर्टिब्रल बॉडी है, फिर जारी बात वापस आता है तो कोलैप्स हुआ होता है। लेकिन जो उसकी मतलब पैथोफिजियोलॉजी वो ये है कि स्ट्रेट एंड स्ट्रेट, यानी कि लाइन गुजरती है और उसको डिस्ट्रैक्ट कर देती है, डिस्ट्रैक्शन फ्रैक्चर या चांस फ्रैक्चर जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिस्ट्रैक्शन फ्रैक्चर L3 का था, जिसमें जो है उसको ब्रेक किया गया था। और इसमें आपने इसको बहुत गौर से देखना जरूरी है, और आप लोगों ने जरूर देखना है, क्योंकि चांस फ्रैक्चर के बड़े टिपिकल से केस लगते हैं जिसमें ये दोनों साइडों के ट्रांसफर स्ट्रक्चर भी फ्रैक्चर, ये ट्रांसफर प्रोसेस भी फ्रैक्चर हुए हैं, और बॉडी में से होता हुआ ये फ्रैक्चर लाइन यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी गुजर रही है। इसके ऊपर के बिल्कुल ठीक है, इसके नीचे के बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक पूरे का पूरा पूरा फ्रैक्चर हुआ पड़ा है। तो ये आप लोगों को इसमें हाँ, मतलब पिक करना चाहिए था। और इसमें हम देखते हैं किसने, एक ने, हाँ, ये डॉक्टर आमना लिखा है चांस फ्रैक्चर, वेरी गुड। फिर एक ने ऑस्टियाटिस कंडेंसिस लिखा है, फिर लिटिक लीजन L2 में लिखा है, L4 ग्लोस्टोब्लास्टोमा, फिर स्पॉन्डाइलोसिस नहीं, उसके बाद स्पाइनस प्रोसेस फ्रैक्चर, क्वेश्चन मार्क नहीं करना था इसमें, आप लिखें बस कि स्पाइनस प्रोसेस का फ्रैक्चर है। उसके बाद ऑस्टियोप्रोटिक लैप्स नहीं है, ये ऑस्टियोप्रोटिक लैप्स इसलिए नहीं है कि ये पूरी की पूरी फ्रैक्चर लाइन जा रही है और ऑस्टियोप्रोसिस का कोई एलिमेंट नहीं है स्पाइन की, वो जो वो प्रॉपर है, यानी कि उसकी जो डेंसिटी है। फिर स्पॉन्डालोडिस्काइटिस है, ऑस्टियोप्रोटिक लैप्स है, फिर चांस फ्रैक्चर डॉक्टर हीलन ने लिखा है, बिल्कुल ठीक है। फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक कंप्रेशन फ्रैक्चर चांस फ्रैक्चर नाशक बाल ने भी लिखा है, तो ये ठीक है माशाल्लाह। और एक ने बर्स्ट फ्रैक्चर लिखा हुआ है, तो उसको मेरा ख्याल है कि उसको भी हम नहीं डालेंगे इसमें, ठीक में, लेकिन चलें बहरहाल। जो चांस फ्रैक्चर वाले हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसवर्स लाइन में टूटा है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। तो इसलिए बाकी सारों ने जो है ना इसको अच्छी तरह देखना है दोबारा, कि जो ये लोग, जिन लोगों का ये गलत हुआ है, और ये गलत नहीं होना चाहिए था, ये तो टिपिकल एग्जाम केस है। हाँ, ये देखिए, ये एक पेशेंट है जो आपको दूर दिखाया जाता है, और इसमें क्या हिस्ट्री दी जाती है आपको कि जो पेशेंट है वो उसको पता नहीं लग रहा, उसका हाथ सड़ गया, उसका ये जल गया, वो जल गया। और ये पेशेंट कौन से होते हैं, जो कि अनफॉर्चुनेटली सिलिंकोमाइलिया के पेशेंट्स होते हैं, जिनका जो है वो न्यूरोनल जो पेन एंड टेम्परेचर का सेंसेशन है वो ख़त्म हो चुकी होती है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है कि जब उनका जो आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस या प्रेशर जो सिम्टम स्टार्ट होते हैं तो उनको पता ही नहीं लगता। तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी हो जाती है। और उसमें जो, क्योंकि जब आपका ये सिंकोमाइलिया किसी को डेवलप होता है तो आप लोगों को पता है कि वो जो पेन एंड टेम्परेचर के जो है ना, जो फाइबर्स, वो सेंट्रल कनाल के बिल्कुल आगे से क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाके फिर असेंड करना शुरू करते हैं और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक के अंदर ना। तो जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है उसका तरीका ये होता है कि जब वो एंटर होती है ना स्पाइन के अंदर, तो वो क्रॉस करती हैं सेंट्रल कनाल के आगे से। तो जब सेंट्रल कनाल डायलेट होती है ना, तो वो क्या करती है, वो जो जो पेन एंड टेम्परेचर के सिर्फ जो फाइबर्स जा रहे होते हैं उनको डिसरप्ट कर देती है। तो जैसे वो डिसरप्ट होती है तो जाहिर बात है कि उस लेवल का जो ट्रांजेक्शन सॉर्ट ऑफ, यानी कि दो चीज़ें लॉस हो जाती हैं, उस एरिया की टेम्परेचर की लॉस हो जाती है और उस जगह की आपकी ये जो पेन की जो सेंसेशन है। जबकि जो वो प्रोप्रियोसेप्शन और जो
इसकी पोजीशन सेंस और बाकी जो पेन, ये आपके जो लिम्फेटिक सिस्टम है वो ठीक रहता है, क्योंकि वो ऊपर जाके क्रॉस करता है। तो इसलिए जो है ना, इसमें फिर ये होता है कि ये फिर जो टिपिकल न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी के पेशेंट्स जो है ना, वो इस तरह, यानी कि शार्कोट जॉइंट भी इसको आप मतलब यूज़ करते हैं इसके लिए वर्ड। तो इसमें जिन्होंने जो शार्कोट जॉइंट लिखा है तो वो तो बिल्कुल सही है। ऑस्टियोमाइलाइटिस की बजाय आप इसमें आप जो वर्ड यूज़ करेंगे ना, वो करेंगे कि जी इसको आप जो सेप्टिक आर्थराइटिस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि ये जॉइंट को इन्वॉल्व किया हुआ है ना इसने, यानी बोन भी इन्वॉल्व है, जॉइंट भी इन्वॉल्व है। तो जब जॉइंट इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वो सेप्टिक आर्थराइटिस हो जाता है, वो ऑस्टियोमाइलाइटिस पे नहीं रहता ना। क्योंकि ऑस्टियोमाइलाइटिस अगर एक्सटेंड करके जॉइंट स्पेस को कर ले, तो वो फिर हम उसको जो वर्ड यूज़ करते हैं वो हम ऑस्टियोमाइलाइटिस को छोड़ दें, तो फिर हम ऑस्टियो वो सेप्टिक आर्थराइटिस का वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें बेसिकली जो है वो सेप्टिक आर्थराइटिस इसलिए हम इन्वॉल्व इसको करते हैं कि नॉर्मली इसकी जो आपकी ये होती है ना, एक तो डेब्री इतनी ज़्यादा होती है इसमें, उसमें इतनी डेब्री नहीं होती, क्योंकि वो पेन बड़ी जल्दी कर जाता है। दूसरा उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होती है कि इसकी अगर कहीं पे भी सेप्टिक आर्थराइटिस हो रहा होता है ना, तो उसके अंदर जो मेन एक फाइंडिंग होती है वो क्या होती है कि पेरी आर्टिकुलर जो है वो ऑस्टियोपिनिया होना चाहिए, वहाँ पे जो दोनों साइडों के एंड्स है ना बोन के, उसकी थोड़ी सी डेंसिटी लॉस होनी चाहिए। जबकि जो ये न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी होती है, इसके अंदर जो अगर आप यहाँ भी देखेंगे ना, तो इसकी जॉइंट की अराउंड कहीं पे भी डेंसिटी लॉस नहीं हुई। हाँ, अब एक प्रॉब्लम ये होता है कि जो न्यूरोपैथिक ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी है, इसके ऊपर सुपरएडेड सेप्टिक आर्थराइटिस डेवलप कर जाते हैं, तो फिर इसमें सेप्टिक आर्थराइटिस के फीचर सारे आ जाते हैं, फिर आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन अनलेस के वो ऑस्टियोमाइलाइटिस डेवलप नहीं हुआ, सिर्फ शार्कोट जॉइंट है या न्यूरोपैथिक जॉइंट है, तो स्टिल तब तक जो है वो आप इसको इसकी डेंसिटी और इसकी डेब्री और वो डिस्प्रोपोर्शनेट जो मतलब जितनी डिस्ट्रक्शन है और पेशेंट के जो सिम्टम्स हैं उसके साथ नहीं मैच कर रहे होते, इससे आप उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। फिर है आखिरी जो आपका था 25 नंबर, और इसमें यंग पेशेंट है, ये कौन सा था, ये सॉरी नेक्स्ट था ये, हाँ ये वाला था। इसमें वही, ये तो एक मेरे ख्याल से टिपिकल एग्जाम केस है जो कि बहुत बहुत दिखाया जा चुका है, और उसमें तो बहुत शौक से दिखाते हैं ये जो क्या कहते हैं FRCR में। तो ये जो है आपकी टिपिकल जो होती है पेरी आर्टिकुलर कैल्सिनोसिस है, जो कि हीमोडायलिसिस के पेशेंट्स में होती है, जिसमें बड़ी लंपी लंपी किस्म की जो है ना वो कैल्सिफिकेशंस टाइप आपकी जॉइंट्स के अराउंड और कहीं भी बॉडी में कहीं भी डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये पेरी आर्टिकुलर चूंकि होती हैं, ज़्यादातर शोल्डर के साथ ही मिलती हैं, लेकिन आपको किसी भी जॉइंट के साथ मिल जाती हैं, और अंडरलाइंग बोन बिल्कुल ठीक होती है, उसमें कोई मसला नहीं होता। लेकिन इवन केस जो ये जो आप कैल्सिनोसिस के डेवलप एरियाज डेवलप कर रहे हैं, इसको या फिर वही मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन या ट्यूमरल कैल्सिफिकेशन कैल्सिनोसिस जो है, इनके वर्ड भी आप इसके लिए यूज़ करते हैं। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि ये भी कई बार दिखाया जाता है कि जिसमें इस तरह की लंपी लंपी सी कैल्सिफिकेशंस होती हैं, वो सॉफ्ट टिश्यू के अंदर डेवलप हो रही होती है। तो इसमें आप कोई भी वर्ड यूज़ कर दें, लेकिन मकसद आपका एक्सप्लेन होना चाहिए कि ये नॉर्मली पेशेंट रीनल फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं उसके साथ जो है वो आपके आते हैं, ज़्यादा ये प्रेजेंट करते हैं। हाँ जी, ट्यूमोरल कैल्सिनोसिस जो होती है ना, वो तो आपकी ये है जो आप दिखा रहे हैं, इसका उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है डैमेज ऑफ टिश्यू के साथ। जो मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होती है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, उसमें ये होता है कि जब कोई ब्लीड हुआ या जैसा जॉइंट की प्रॉब्लम हुई या फ्रैक्चर हो गया सपोज करें, तब जो रिपेयर होती है ना, वो जो रिपेयर होती है वो सबसे पहले किससे होती है, वो होती है आपके मीजेनकाइमल सेल से। मीजेनकाइमल सेल्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि उनको नहीं पता होता उन्होंने आगे क्या बनना है, वो इमेच्योर होते हैं। उनको चाहे तो आप बोन बना दें, चाहे तो आप जो है वो उसको मायोब्लास्ट बना दें, यानी मसल सेल्स बना दें, और इस तरह आप चाहे तो कार्टिलेजिनस सेल बना दें, जो मर्जी बना दें, वो प्रीकर्सर सेल्स होते हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो होता क्या है कि जो ट्रॉमा के साथ पड़े होते हैं ना, उनमें से मेसेंकाइमल सेल कहते हैं हमने भी मतलब ठीक करना है चीज़ों को, तो वो समझते हैं कि हम बोन के अंदर हैं, ठीक है, और लेकिन होते कहाँ पे हैं, मसल के अंदर। तो वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे जो है ना मायोब्लास्ट के का तौर पे काम करना शुरू कर देते, सॉरी ऑस्टियोब्लास्ट के तौर पे काम करना शुरू कर देते, जबकि उन्होंने मायोब्लास्ट के तौर पे काम करना था, उन्होंने मसल को रिपेयर करना था। लेकिन वो गलत पाथ पे चल के, तो वो क्या कर देते हैं, वो जाके वहाँ पे बोन की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। और चूंकि जिस तरह मसल लेयर में रिपेयर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो भी उसी तरह मसल्स को, यानी कि जिस तरह लेयर्स में कैल्सिफिकेशन डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से
बोन के अंदर काम कर रहे हैं, जबकि होते हैं मसल्स के अंदर है। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जो वो मायोसाइटस ऑसिफिकेंस हैं वो नॉर्मली कभी भी इस तरह की क्लम्पी टाइप बड़े बड़े इस तरह नहीं बन सकते। वो हमेशा मसल्स के रिपेयरिंग की तरह के जो पैटर्न्स है ना, स्ट्रेट लीनियर लाइंस उस तरह के बनेंगे, या अगर कहीं बनेगा तो नोड्यूल सा छोटा सा बन जाता है, इस तरह नहीं बनता। तो इसलिए ये याद रखें कि जो ट्यूमोरल कैल्सिनोसिस है या जिस तरह के ये डिपॉजिट्स हैं, ये कभी मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस नहीं हो सकते। मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस होते तो ये वाला जो पार्ट है ये अगर लेयर्ड आउट होता स्ट्रेट तो फिर हम इसको कह सकते थे। तो इसलिए ये याद रखना आपने। और दूसरा ये कि सानोवल सार्कोमा, सानोवल सार्कोमा में जो पहली चीज़ है, एक तो ये बात याद रखें कि सानोवल सार्कोमा में स्नोमर है, आपको ही पता है, उसका सानोवियम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वो जॉइंट के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है उसका, वो कहीं भी बन सकता है। तो जो दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि जो साइनोवियल सार्कोमा उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वो कैल्सिफिकेशन करे, क्योंकि उसके अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो उसकी कैल्सिफिकेशंस के लिए या इस तरह की लंपी क्लम्पी किस्म की कैल्सिफिकेशंस कर रहा हो। तो इसलिए साइनोवियल सार्कोमा इज जस्ट लाइक एन सार्कोमेटस लीजन। और उस तरह के पेशेंट्स के अंदर अगर आपको वो मिल जाता है और अगर आपको सस्पिशन आ रही है किसी ने साइनोवियल सार्कोमा की, तो उसके अंदर फिर आपके पास क्या ऑप्शन होती है कि आप उसको कहेंगे कि जी बायोप्सी कर लें। ठीक है, क्योंकि एमएफएच भी हो सकता है, कोई और भी सार्कोमेटस लीजन हो सकते हैं, लेकिन सार्कोमेटस लीजन में इस तरह की बिनाइन अपीयरिंग लार्ज बल्कि कैल्सिफिकेशंस कभी भी नहीं बनेगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्ड्रोसार्कोमा एक ऐसा सार्कोमा है जो ओल्ड एज में आपको कर सकता है। सानोवल सार्कोमा में आपकी एज सच कैल्सिफिकेशन इज नॉट अ प्रिडोमिनेंट फाइंडिंग, या उसकी कोई क्या कहते हैं आप, कोई टेक होम किस्म की चीज़ नहीं है कि जिसमें आप उसको बता सकें कि ये सानोवल सार्कोमा है कि नहीं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि साइनोवियल सार्कोमा जो है वो प्रिकर्सर साइनोवियल सेल से जरूर बनते हैं, लेकिन वो जॉइंट के साथ नहीं पड़े होते, वो कहीं भी बन सकता है, वो मसल में भी डेवलप हो सकते हैं, वो कहीं भी स्टार्ट हो सकते हैं। और अमूमन वो जॉइंट के साथ होते भी नहीं है। आपने कितनी दफा देखा है साइनोवियल सार्कोमा जॉइंट के अंदर घुसा हुआ? कभी भी नहीं होगा, वो बाहर पड़ा हुआ होगा। तो इसलिए वो वैसी नाम मिस नॉर्मल है साइन, वो दैट्स जस्ट लाइक अ सार्कोमा, वो विद प्रिकर्सर ऑफ साइनोवियल सेल्स, बस वो जितना बाकी सार्कोमा है उससे आपने उनको भी डिफरेंशिएट करना। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी का तो पूछ लें, और फिर हम जो है अगला जो टेस्ट है आपका वो कल स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, यानी आज लगा देंगे इंशाल्लाह भी ना, तो मोस्ट लाइकली जो है वो व्हाट इज द सेलिएंट फीचर ऑफ साइनोवियल सार्कोमा, सार्कोमा है बस, दैट्स ऑल। उसमें कोई ऐसी ऐसा फीचर तो नहीं है कि जिससे आप उसको एक्सरे पे डिफरेंशिएट कर दें कि जी हम इसको साइनोवियल सार्कोमा है या नहीं। जस्ट लाइक सार्कोमेटस लीजन, आप इसको इसमें कोई ऐसा फीचर नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करे मतलब करने के अंदर, क्योंकि दैट जस्ट ये हिस्टोपैथोलॉजी पे प्रूव होता है कि साइनोवियल सार्कोमा है या नहीं है। एंड आई डोंट थिंक कि वो आपसे एक्सपेक्ट भी करेंगे। अगर आप उसको सार्कोमा, सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कह दें बस, ना एमएफएच भी हो सकता है, उस ये सार्कोमा भी हो सकता है, वो मायोसार्कोमा भी हो सकता है, वो रेब्डोमायोसार्कोमा भी हो सकता है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया लेआउट के लिए। हाँ, ये भी हम इसके अंदर इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो क्या कहते हैं एम्बिशन है या टारगेट है वो ये है कि ये हमारा सिंगल सोर्स जो है वो फॉर ऑल रेडियोलॉजी प्रिपरेशंस, स्पेशली एग्जाम्स बट आल्सो फॉर डेली वर्किंग। तो हम इसको इस तरह डिज़ाइन करना चाह रहे हैं साइट को कि ये सिर्फ मतलब 15-20 दिन वाली साइट ना हो। और वो है रैपिड रिपोर्टिंग जो है ना, वो अब आप लोगों ने आज देखा होगा कि उसमें आंसर्स मैंने उसके अंदर भी दे दिए हैं। अब आप जब उसको एग्जाम अपने रिव्यू करेंगे ना, जहाँ पे आपके एक्सरेज नजर आ रहे होते हैं, तो उसके साथ भी अब आंसर निकले नजर आएंगे आपको ना। और दूसरा ये है कि इसके अंदर भी और एनालिसिस भी ऐड ऑन होगा, पता नहीं अभी कितने दिनों तक ऐड ऑन होता है। तो उसमें वो ये भी बता दिया करेगा आपको कि आप ओवर कॉल कर रहे हैं और जो है ये अंडर कॉल कर रहे हैं। जो दूसरा है कि सर बार बार न्यू क्वेश्चन अपीयर होंगे, जी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको भी हमने रखा हुआ है रैंडम सिलेक्शन पे। रैंडम सिलेक्शन से मुराद ये है कि तकरीबन 1000 के करीब एक्सरेज हैं, आप जब क्रिएट करते हैं वो रैंडमली जाता है, उठा लाता है, मतलब उसमें कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सवाए इसके कि हम ये देखते हैं कि नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो, बस ये हमारा एक क्राइटेरिया है। तो इसलिए हम उसमें अभी ये कर रहे हैं कि हम अभी जैसे ही वो नंबर ऑफ कुछ ज़्यादा जाएंगे, 2000 तक हम पहुंचेंगे, फिर हम उसमें कुछ चेक्स और लगाएंगे। लेकिन अभी चूंकि टारगेट इसमें ये नहीं है कि हम आपको हर तरह की पैथोलॉजी दिखाएं, तो उसलिए जो है ना इस तरह फिर हमारे लिए जो है ना वो ज़्यादा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, मतलब प्रॉब्लम उसमें यही होगा कि हमारा जो है ना उसमें आपको सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि आप एक्सरेज मैक्सिमम जो है ना वो रिपीट कर सकें, ताकि जो है ना वो आपका मतलब यानी कि वो हो सके, यानी कि आप उसको कर सकें। एक्सरेज में बेरियम स्टडीज ऐड नहीं होंगी उसमें, उसके लिए जो है ना हम आपको बता के बाकी बता देता हूँ जो अच्छा
सब्सक्रिप्शन मेथड के अलावा ना हमारे पास कोई तरीका नहीं है ऑनेस्टली ना। उसमें उसकी वजह यह है कि हम किसी एक प्लान को नहीं फॉलो कर रहे। आपने सब देखा कि मैंने कभी भी ये कमिट नहीं किया कि मैं ये एफसीपीएस की खास तैयारी करा रहा हूँ या इसकी तैयारी करा रहा हूँ। मेरा हमेशा ये होता है कि नहीं, हम रेडियोलॉजी को बेहतर कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या चक्कर चल रहा है। तो लेकिन आजकल हम चूंकि टॉक्स पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, तो इसलिए हमारी कोशिश यही है कि हम टॉक्स को ज़्यादा दिखाएं 17 तक। उसके बाद फिर ये होगा कि हमारी जनरल रेडियोलॉजी रिव्यू स्टार्ट हो जाएगा कि फिर हमने सारी रेडियोलॉजी को भी रिव्यू करना है, सारी फिजिक्स को भी रिव्यू करना है और एनाटॉमी को भी रिव्यू करना है। तो उसमें हम 4 दिनों को 2 दिन रेडियोलॉजी में देंगे और एक दिन हम फिर एनाटॉमी को देंगे और एक दिन हम जो है वो अपनी फिजिक्स को देंगे। ताकि उसमें ये होगा कि वो हो सकता है 4 महीने चले, 6 महीने चले, साल चले, वो भी हमें नहीं पता कितना टाइम लगेगा, लेकिन वो हम इसको कॉन्टिन्यूस टीचिंग प्रोसेस में रखना चाह रहे हैं। एक्सटेंड नहीं होगी वो, अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारा सिस्टम इस तरह का है, अब हम क्या करें उसमें जो है वो हम अभी जो कर रहे हैं उसी तरह ही हम इसको फॉलो करेंगे। बेरियम स्टडीज और जो बाकी केसेस हैं ना वो मैं ऐड कर रहा हूँ। वो जिस तरह आप ये बन रहे हैं ना रैपिड, उसी तरह की इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 दिन में जो है ना वो आपका वो भी आ जाएगा। जो क्या कहते हैं, जिस तरह ये रैपिड रिपोर्टिंग है ना, बिल्कुल इसी तरह के आपके केसेस होंगे जो शॉर्ट केसेस होंगे, कि जिसमें लेकिन वो ज़्यादातर चूंकि वो होंगे, लेकिन आपने सिर्फ ये करना है कि आपने अपना डायग्नोसिस लिखना है, नेक्स्ट करना है, तो वो आपको एवेल्युएट कर देगा कि आपने डायग्नोसिस किया कि नहीं, ताकि आप रैपिड टॉक्स टॉक्स की तरह तेज से चल सकें। लेकिन वो केसेस अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा एडिड नहीं है, तो इसलिए लेकिन हम उसको जल्दी, उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर हम उसको भी रोल आउट कर देंगे। तो उसमें ये होगा कि जिस तरह आप रैपिड में सिर्फ एक्सरे कर रहे हैं ना, उसमें आप हर तरह का केस देखेंगे। उसमें सीटी की भी 4 इमेजेस होंगे, यानी कि आप सॉर्ट ऑफ टॉक्स की तैयारी भी करेंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि वो हम आपको नेक्स्ट वीक में दे दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जजाकल्ला। परसों हमारा लेक्चर है, कल हमारा लेक्चर नहीं है। तो आज कल आप लोगों ने अपना कर लेना है, और मोस्ट लाइकली जो है जीयू का जो रहता है हम वो वाला अपलोड कर देंगे, ताकि वो फिर आप जीयू को कंप्लीट कर लें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर परसों मुलाकात होती है। जजाकल्ला।